हेलो एवरीवन, ये वीडियो रहने वाला है आरटीयू बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको टीओसी सब्जेक्ट का फोर्थ यूनिट कवर करवा रही होंगी। जितने भी टॉपिक्स आपके फोर्थ यूनिट के अंदर मेंशन है, हम वन बाय वन जो है सारे के सारे इन डिटेल कवर कर रहे होंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए। तो उससे पहले देखो, पुश डाउन ऑटोमेटा या पीडीए होता है क्या है। ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा जो हमने पढ़ा उसका एक्सटेंशन होता है। यानी जब फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ में मेमोरी स्ट्रक्चर को ऐड कर देते हैं तो आपका वो पीडीए बन जाता है, पुश डाउन ऑटोमेटा बन जाता है। फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या था, अपने पास में इनपुट टैप हुआ करती थी और इसके अंदर यहाँ पर इनपुट हुआ करते थे, एक आ रहा है दूसरे से जो है उसके बाद में हम इनपुट मतलब ऐसे लेते जाते थे और उसको जो है अलग अलग स्टेट्स के द्वारा कैसे क्या आ रहा है सॉल्व कर रहे होते थे। अब इसी जो फाइनाइट ऑटोमेटा इसी इनपुट टेप के साथ में अगर हम एक मेमोरी स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिसको हम स्टैक बोल रहे होंगे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जब आपकी लैंग्वेज सॉल्व हो रही होगी तो वो आपका कहलाएगा पुश डाउन ऑटोमेटा। किस तरह से कहलाएगा, ऐसे समझो कि ए की पावर एन बी की पावर एन आपके पास लैंग्वेज है। यानी आपके पास में 3 बार ए है 3 बार बी है, तो यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ रही है, काउंटिंग की जरूरत पड़ेगी कि भाई आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कब होगी कि पहले आपके पास में ए आया तो आपने जो है उसको ले लिया, बाद में ए आया, ठीक है, एक और बार ए आया। इनको जब 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 ए आया तो आप इसको जो है स्टैक के अंदर डालते गए, क्योंकि आपको पता कब चलेगा कि आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही नहीं हो रही। अब जब बी आएगा तो हर बी के लिए एक ए को ये क्या करेगा, पॉप आउट कर देगा। इस वाले बी के लिए ये फर्स्ट वाले ए को पॉप आउट कर देगा, सेकंड के लिए इस ए को पॉप आउट कर देगा और थर्ड के लिए इसको एक को पॉप आउट कर देगा। जब आपका स्टैक खाली हो जाएगा तो क्या होगी, स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जब ये आपका मेमोरी एलिमेंट मेमोरी स्ट्रक्चर जो है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा के साथ में ऐड कर दिया जाता है तो आपका वो बन जाता है पुश डाउन ऑटोमेटा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है कि किसी भी स्टेप के ऊपर मशीन जो है मल्टीपल पॉसिबल मूव्स जो है चल सकती है, उसके पास में मल्टीपल पॉसिबल मूव्स होते हैं। अगर ये कोई भी एक पाथ चूज करती है किसी गैसिंग के द्वारा और अगर वो पाथ जो है लीड कर रहा है एक्सेप्टेंस की तरफ, तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी हम अगर क्यू नोट स्टेट के ऊपर है और क्यू नोट स्टेट से ये जो है दो स्टेट पर जा सकती है, एक Q1 के ऊपर एक Q2 के ऊपर। Q2 आपकी फाइनल स्टेट है, Q1 से फर्दर एक और स्टेट पर जाती है, लेट से Q3 के ऊपर, और फिर यहाँ से पहुंचती है। तो ये बोल रहा है कि अगर ये मशीन इसके पास मल्टीपल पॉसिबल मूव्स जो है पॉसिबल है, यानी इसकी मर्जी है ये Q1 पर जाए या फिर Q2 पर जाए, गैसिंग के ऊपर काम होता है। एंड लेट से ये कहाँ पर चली गई, Q2 पर चली गई, डायरेक्ट फाइनल स्टेट पर चली गई, तो स्ट्रिंग वहीं की वहीं क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। ये बोलना चाह रहा है। अब जैसे हमने फाइनाइट ऑटोमेटा वगैरह के अंदर टपल्स वगैरह देखे, एनपीडीए के अंदर भी अपने पास में 7 टपल्स होते हैं, क्यू सिग्मा टाउ, आपका रो, क्यू नोट, जेड नोट और एफ। अब आपका क्यू क्या होता है, सेट ऑफ स्टेट्स होता है। यहाँ पर नीचे हमने एक्सप्लेन कर रखा है। क्यू आपका सेट ऑफ स्टेट्स होता है, यानी इसके अंदर जो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स होती है, क्यू नोट, Q1, Q3 इस तरह से जो लिखी हुई होती है, उनके सेट को हम क्यू सिंबल से डिनोट कर रहे होते हैं। सिग्मा आप सबको पता है इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं, जिसके अंदर जो भी इनपुट स्ट्रिंग्स होती है वो उनका सेट आता है। रो आपको पता है ट्रांजिशन फंक्शन होता है, इसके अंदर जो मूव्स होते हैं उनको हम लिख रहे होते हैं। क्यू नोट आपको पता है स्टार्ट स्टेट होती है, इनिशियल स्टेट जो होती है वो क्यू नोट होती है, अपना इन जनरल हम क्यू नोट से स्टार्टिंग कर रहे होते हैं। एफ आपको पता है फाइनल स्टेट होती है। अब जो हम एनपीडीए पढ़ रहे हैं इसके अंदर दो नए सिंबल्स ऐड हुए, एक आपका टाउ ऐड हुआ और एक आपका जेड नोट ऐड हुआ है ना। तो ये जो आपका पुश नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, उसमें हमने दो सिंबल एक्स्ट्रा देख रहे हैं। ये आपका टाउ क्या होता है यार, ये होता है कि आपने जो स्टेक है ना, स्टेक के अंदर सबसे पहले जब स्टेक खाली होगा उसके अंदर इनिशियल सिंबल होता है जेड नोट। ये तो आपका जेड नोट हो गया कि जो क्या होता है, इनिशियल स्टेक का सिंबल होता है ना। अब टाउ क्या होगा, टाउ ये होता है कि हम इनपुट जो अल्फाबेट्स हैं उनको किससे डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा से। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग में इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं, तो कुछ अल्फाबेट्स अपने इसके अंदर भी तो जाते हैं, स्टैक के अंदर भी जाते हैं। तो वो इनपुट अल्फाबेट्स जो स्टैक के अंदर जा रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे होंगे, टाउ बोल रहे होंगे। वो आपके स्टैक अल्फाबेट्स होते हैं और उनका सेट आपका टाउ से उससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब आपका ये ट्रांजिशन फंक्शन होता है, इसका क्या मतलब होता है कि भाई ये जो है सबसे पहली चीज ये कैसे वर्क कर रहा होगा, रीड कर रहा होगा इनपुट सिंबल को, एप्सिलॉन भी इसके अंदर चल रहा होगा, पॉप कर रहा होगा स्टैक से हर एक सेम के लिए। जैसे मैंने बोला पहले उसने ए अपने स्टैक में एंटर कर लिया, पर हर एक बी के लिए ये ए को क्या कर रहा होगा, पॉप कर रहा होगा। हर नेक्स्ट बी के लिए नेक्स्ट ए को पॉप करेगा, इसके लिए नेक्स्ट ए को पॉप कर रहा होगा, है ना। और ये पुश कर सकता है मल्टीपल सिंबल्स को, मूव कर सकता है मल्टीपल स्टेट्स के साथ में। नॉन डिटर्मिनिज्म, इसीलिए इसको बोला जाता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है।
अब भाई देखो एनपीडीए कब कब एक्सेप्ट होता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि इसके पास मल्टीपल मूव्स होते हैं और जिस भी मूव से वो फाइनल स्टेट की तरफ पहुंच गया वहां पर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दो तरीकों से जो है कोई भी एनपीडीए आपका एक्सेप्ट हो रहा होता है, एक होता है फाइनल स्टेट से, एक होता है एम्प्टी स्टैक से। ध्यान रखना ये स्टेट लिखा हुआ है और ये स्टेक का लिखा हुआ है, स्टेक का है ना, ये ध्यान रखना। तो पहला तो है कि फाइनल स्टेट पर पहुंचता है तब आपका जो है क्या हो जाएगा, एनपीडीए एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि वो फाइनल जो भी आपकी स्टेट थी आपके स्ट्रक्चर के अंदर आपने जो भी डायग्राम बना रखा था Q0 Q1 फॉर लेट से Q1 अगर फाइनल स्टेट है और यहाँ पर स्ट्रिंग पहुंच जाती है तो एक्सेप्ट हो जाएगी। एक होता है एम्प्टी स्टेक के द्वारा, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया कि इसके साथ में हम इनपुट टेप के साथ में एक स्टेक ये भी ऐड करते हैं और इसके अंदर हर बी के लिए हम हर ए को बाहर निकाल रहे हैं ना, तो जब वो पूरे ए बाहर निकल जाएंगे और वापिस अपना जो खाली हो जाएगा स्टैक जेड नॉट इनिशियल सिंबल है वहां तक पहुंच जाएंगे तो अपना स्टैक खाली हो जाएगा। इट मीन्स कि वहां भी स्ट्रिंग क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। अब चाहे आपका फाइनल स्टेट के थ्रू हो चाहे आपका एम्प्टी स्टेक के थ्रू हो, दोनों ही मेथड से एक्सेप्टेंस की जो पावर होती है वो बराबर होती है, यानी दोनों ही इक्विवेलेंट इन पावर होते हैं। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो थ्रू आउट द यूनिट आपकी यूज हो रही होगी। सबसे पहला आता है आपके पास में पुश डाउन ऑटोमेटा, जो मैंने आपको बता दिया। पुश डाउन ऑटोमेटा क्या होता है कि जब हम फाइनाइट ऑटोमेशन के अंदर स्टेक मेमोरी को ऐड कर देते हैं, जो हमें किस चीज में हेल्प करती है, सीएफएल्स को रिकॉग्नाइज करने में। और सीएफएल्स कौन सी लैंग्वेजेस होती है, जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के द्वारा जनरेट की हुई लैंग्वेजेस होती है ना। फॉर्मल नोटेशन आपको समझ ही आ गया होगा, ये 7 टपल्स होते हैं, इनका मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट आता है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर क्या होता है भाई, मल्टीपल पॉसिबल ट्रांजिशंस होती है ना, कि मल्टीपल पॉसिबल ट्रांजिशंस के ऊपर ये चल सकता है और उनमें से ये इसकी मर्जी वो कोई एक पाथ चूज कर सकता है। अगर कोई भी एक पाथ जो है वो एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर जा रहा है, सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, उसी टाइम पर वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझो, एक अपने पास में जो है ट्रांजिशन लिखी हुई है, ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है जो ट्रांजिशंस को बताता है। तो एक ट्रांजिशन लिखी हुई कि अभी अपनी क्यू नोट क्या है, करंट स्टेट है, ठीक है, और ए अपना जो है नेक्स्ट इनपुट सिंबल है जो इसके अंदर आ रहा होगा। जेड आपका क्या है, आपको पता है जब स्टेक खाली होता है, मैंने बोला आपका जो उसके अंदर लास्ट इनिशियल जो सिंबल होता है जेड नोट होता है, तो वो स्टेक का जो टॉप ऑफ स्टेक है वो आपका जेड है ना। अब इस क्यू नोट से इसके पास दो ऑप्शन है कि वो Q1 और Q2 के पास जा सकता है। तो जब क्यू नोट से वो Q1 के पास जा रहा है तो आपका ए जेड आपका पहले बाहर आएगा, फिर उसके साथ में रिप्लेस हो जाएगा तो ए जेड बन जाएगा, और क्यू नोट से वो बी के पास में भी जाएगा तो बी जेड बन जाएगा। तो ये इसकी जब दो ट्रांजिशंस होती है ये होता है आपका एनपीडीए, जिसके पास में मल्टीपल ट्रांजिशन पॉसिबल होती है और उनमें से कोई एक चूज करता है, या ये कर रहा होगा या फिर ये कर रहा होगा। तो ये इसका मतलब क्या होगा कि दो पॉसिबल पाथ्स है और इसीलिए इसको नॉन डिटर्मिनिज्म बोला जाता है, कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा एक पाथ फिक्स है। नेक्स्ट आता है आपकी स्टेक, ये टर्मिनोलॉजी स्टेक इसे बोलते हैं, आपने डीएसए में सबने पढ़ा होगा। स्टेक क्या होता है, जो लीफो प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के ऊपर। यानी जो चीज स्टेक के अंदर सबसे लास्ट में आई है, लेट से सबसे पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया, है ना। तो अब सबसे लास्ट में कौन सा आया, 12 आया। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये बोलता है कि जो सबसे लास्ट में आया वही आउटपुट के अंदर, वही मतलब सबसे पहले क्या जा रहा होगा, बाहर जा रहा होगा, इसे बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो इसके ऊपर ये काम करता है और इसी स्ट्रक्चर को कौन यूज करता है, आपका पीडीए करता है, पुश डाउन ऑटोमेटा यूज करता है। इसके अंदर इन जनरल 3 ऑपरेशन, इन जनरल 2 ही ऑपरेशन होते हैं, एक आपका पुश और पॉप होता है, एक रीड एलिमेंट भी इसमें काम आ रहा होता है यहाँ पर पीक, जिसमें हमें एलिमेंट रीड करना रहता है कहाँ पर कौन सी जगह पर लोकेट है वो, ठीक है। तो इंसर्ट पुश से हम जो इंसर्ट कर रहे होते हैं एलिमेंट, पॉप से हम जो रिमूव कर रहे होते हैं। कुछ ही आपका स्टैक का जो स्ट्रक्चर होता है, जो सबसे नीचे एलिमेंट होता है उसे हम बॉटम बोलते हैं या फिर बॉटम ऑफ द स्टैक बोलते हैं, जो सबसे ऊपर होता है वो टॉप ऑफ द स्टैक होता है। और हम अभी जब पुश डाउन नॉन डिटरमिनिज्म और इनके साथ में जब स्टैक को यूज कर रहे हैं तो सबसे टॉप पर हम क्या रखते हैं, जेड को रखते हैं, जो टॉप ऑफ द स्टैक बता रहा होता है कि नेक्स्ट कौन सा खाली स्पेस है ना। नेक्स्ट आपके पास में डेफिनेशन आती है इनपुट सिंबल्स की, मैंने आपको बता ही दिया जब भी टपल्स देखे कि सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं। इनपुट सिंबल्स कौन से होते हैं, द सेट ऑफ ऑल सिंबल्स दैट कैन अपीयर इन इनपुट स्ट्रिंग, यानी इनपुट स्ट्रिंग के अंदर आ जा सकने वाले जितने भी पॉसिबल सिंबल्स है उन सबके सेट को क्या बोल रहे होंगे, इनपुट अल्फाबेट बोलते हैं, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका स्टैक अल्फाबेट, जो टाउ से डिनोट होता है, द सेट ऑफ सिंबल्स दैट कैन बी यूज्ड इन द स्टैक, यानी वो सिंबल्स जिनको स्टैक के अंदर यूज कर दिया किया जाता है, उन सिंबल्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, स्टैक अल्फाबेट बोलते हैं। जेड को हम यूजुअली यूज करते हैं क्योंकि अपना जो इनिशियल सिंबल होता है वो यही होता है। इसके अलावा जो भी सिंबल्स यूज किए जा सकते हैं उन सबका सेट क्या कहलाएगा, आपका स्टैक अल्फाबेट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, जो आपको फंक्शंस को डिफाइन करता है कि कौन सी ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन फंक्शन को डिफाइन कर रहा होगा कि भाई अपना पुश डाउन ऑटोमेटा है, यानी जो अपना ऑटोमेटा है कहाँ से कहाँ पर मूव करा है, किस इनपुट को लेने पर कौन सी। देखो यहाँ पर क्या होती है, आपकी करंट स्टेट होती है, देन यहाँ पर जो इनपुट ले रखा होता है, देन आगे जो अपनी टॉप ऑफ द स्टैक है। अब यहाँ से जब इसका ट्रांजिशन होगा तो वो कैसे दिखा रहा होगा, लेट से वो क्यू नोट पर था, ए इनपुट दिया और नेक्स्ट वो पहुंचा किसी ए जेड Q1 के ऊपर, है ना।
तो वो नेक्स्ट कौन सी स्टेट पर पहुंचा, Q1 पर, तो उसे दिखा रहे होंगे हम Q1, उसका नेक्स्ट कोई आउटपुट लेट से A है और उसका जो टॉप ऑफ द स्टैक A था और उसके साथ में ऐड हो गया, टॉप ऑफ द स्टैक Z उसके साथ में लिखा जाता है। तो ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है, जो फंक्शन को क्या कर रहा होता है, डिफाइन कर रहा होता है। आईडी क्या होता है यार, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पीडीए के अंदर जब कंप्यूटेशन चल रहा होता है उस टाइम पे करंट स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है आपका आईडी, जिसे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसको हम कहीं कहीं जगह पर आपको पढ़ने को मिल रहा होगा कि कॉन्फ़िगरेशन भी कहा जाता है। इसका नोटेशन कैसे होता है, जो मैं अभी ऊपर आपको बता रही थी। इसके अंदर तो क्या था, ये नेक्स्ट स्टेट वगैरह ट्रांजिशन पूरे फंक्शन को दिखाएगा। ट्रांजिशन फंक्शन को जैसे यहाँ पर ये एक ट्रांजिशन फंक्शन है कि यहाँ से जो है Q1 स्टेट पर जाएगा तो कौन सा जो है वो आ रहा होगा, और Q1 2 के ऊपर जाएगा तो कौन सा सिंबल उसे मिल रहा होगा, ठीक है। जबकि ये क्या कर रहा है, सिर्फ आपको करंट स्टेट का बता रहा है। करंट स्टेट के अंदर क्या बता रहा होगा, सबसे पहले आपका करंट स्टेट आ जाएगा, देन आपका जो भी रिमेनिंग इनपुट है जो नेक्स्ट आ रहा होगा, देन आपका स्टैक का कंटेंट, या बोल सकते हो जो स्टैक के अंदर कंटेंट है टॉप ऑफ द स्टैक पर। अगला आता है आपका मूव रिलेशन। मूव रिलेशन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट वन स्टेप ट्रांजिशन ऑफ पीडीए। अब देखो जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन है वो तो जितनी भी ट्रांजिशन एग्जिस्ट कर रही है उस पर्टिकुलर मशीन के लिए, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, वो सारी की सारी दिखाएगी। जबकि अगर हमें सिर्फ एक ही उसको रिलेशन को दिखाना हो, एक ही ट्रांजिशन को दिखाना हो कि क्यू नोट पर था और नेक्स्ट जो है क्या आ गया टॉप ऑफ द स्टैक पर, अगर हम ए को रीड कर लिया तो क्यू नोट स्टेट पर ही रहे, क्योंकि वो खुद के ऊपर लूप बना रहा होगा मे बी, और ए डबल बी नेक्स्ट स्ट्रिंग रिमेनिंग स्ट्रिंग है ये, और एज जेड हम जब इस ए को हमने वो करा तो हम नेक्स्ट किस पर पहुंचे, ए के ऊपर, और ये जेड आपका टॉप ऑफ द स्टैक है। तो ये मूव रिलेशन क्या होता है, एक स्टेप की ट्रांजिशन को पीडीए के अंदर बता रहा होता है। एक्सेप्टेंस बाय फाइनल स्टेट, ये मैंने आपको समझा ही दिया कि जब आपका पीडीए है, जब आपका पुश डाउन ऑटोमेटा है, इसके अंदर स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट हो जाती है, जब वो फाइनल स्टेट के ऊपर पहुंच जाती है इनपुट्स को कंज्यूम करने के बाद में। एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक क्या होता है कि स्ट्रिंग कब एक्सेप्ट हो जाती है, जब स्टैक खाली हो जाता है पूरा इनपुट प्रोसेस करने के बाद में। एप्सिलॉन ट्रांजिशन क्या होता है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन जिसे इस तरह से ई सी टाइप का ई ऐसा बना रहे होते हैं, ये वो ट्रांजिशन होता है जहां पर बिना किसी इनपुट सिंबल के ही नेक्स्ट स्टेट कंज्यूम हो जा रही है, हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर पहुंच पा रहे हैं। जैसे अपन क्यू स्टेट करंट पर थे, नेक्स्ट अपन क्यू पी पर पहुंच गए, जबकि हमारा इनपुट क्या आया, एप्सिलॉन आया, यानी हमारे पास कुछ भी इनपुट नहीं आया, तब भी हम जो है क्यू से पी स्टेट के ऊपर पहुंच गए, नेक्स्ट स्टेट पर पहुंच गए। अगली आपकी टर्मिनोलॉजी आती है, डेफिनेशन आती है, वो है कॉन्फ़िगरेशन ट्री। कॉन्फ़िगरेशन ट्री क्या होता है, ऐसा ट्री होता है जो जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ कंप्यूटेशन है एनपीडीए के अंदर, यानी जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ मूव्स है जिन पर वो मूव कर सकता है, वो सारी की सारी रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल क्यू नोट से वो दो स्टेट के ऊपर जा सकता है, एक स्टेट है जो फाइनल स्टेट है, तब वहां पर जाते ही एक्सेप्ट हो जाएगी, और एक है जहां पर फाइनल स्टेट नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो वो कॉन्फ़िगरेशन ट्री होता है जो जितनी भी पॉसिबल कंप्यूटेशन होती है, जितनी भी पॉसिबल मूव्स होते हैं, उन सबको वो दिखाने का काम करता है, वो कंप्यूटेशन ट्री हो गया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है, नेक्स्ट आपका जो डेफिनेशन आती है वो आती है बॉटम स्टैक सिंबल। तो जेड नोट मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल लेवल के ऊपर जब अपना स्टैक एकदम खाली होता है कंप्यूटेशन स्टार्ट होने से पहले, तो जो उसके अंदर सिंबल होता है वो कौन सा होता है, जेड नोट होता है, जिसको हम आगे फर्दर जो जो अपने पास में इनपुट आ रहे हैं उससे क्या करते जाते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं। सीएफएल क्या होता है, आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होता है, और ये कौन सी लैंग्वेज होती है, जिसे सीएफजी के द्वारा जनरेट किया हुआ होता है, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के द्वारा जनरेट किया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक लैंग्वेज है, ए की पावर एन बी की पावर एन, यानी ए इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज। ये जो है आपकी कैसी है, सीएफएल की कैटेगरी में आ रही होगी। यहाँ पर सीएफएल जो है एक्सेप्ट करा जाता है एनपीडीए के द्वारा, और एनपीडीए के द्वारा क्यों करा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल मूव्स होते हैं, और ये स्टैक एलिमेंट को जो है यूज करता है। स्टैक एलिमेंट को यूज करेगा तभी तो ये काउंटिंग करके बता पाएगा कि हाँ 4 ए के लिए 4 बी आ गए हैं, इट मीन्स की सारी स्ट्रिंग भी कंप्लीट हो गई है, और जितने नंबर ऑफ एज हैं उनको उतने नंबर ऑफ बीज जो है फॉलो कर रहे हैं, इट मीन्स की इस स्ट्रिंग को हम जो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये आपका सीएफएल हो गया। नेक्स्ट आता है नॉन डिटर्मिनिज्म। नॉन डिटर्मिनिज्म क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू हैव मल्टीपल चॉइसेस एट अ स्टेप, यानी एक स्टेप के ऊपर मशीन की ये एबिलिटी की ये मल्टीपल चॉइसेस में से कोई एक चूज कर सकता है, मशीन की इसी एबिलिटी को नॉन डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। अगला आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो है कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ मूव्स मेड बाय पीडीए फ्रॉम स्टार्ट टू एक्सेप्टेंस, यानी हमने कोई स्ट्रिंग थी और उसकी जो है मशीन के अंदर उसी स्ट्रिंग को डाला, तो वो जब स्टार्ट होगी तब से लेकर जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो जाती, जितने भी मूव्स बन रहे होंगे, जितने भी ट्रांजिशंस बन रहे होंगे, उन सबका जो है सीक्वेंस क्या कहलाता है, आपका कंप्यूटेशन कहलाता है, जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन बता रहा होता है। अगला आता है आपका डीपीडी। अभी तक हम एनपीडी देख रहे हैं, डीपीडी क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है। इसमें क्या फर्क रहता है, आपके नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर हमने देखा कि मल्टीपल पॉसिबल स्टेट्स होती है, बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता है, कोई भी दो ट्रांजिशन एक साथ में पॉसिबल नहीं होती, एक बार में एक ही जगह ट्रांजिशन हो पाता है, ठीक है। और ये भी सेम चीज इनपुट सिंबल का और स्टैक सिंबल का दोनों का यूज कर रहा होता है। पीडीए और सीएफएल आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है।
पीडीए आपका पुश डाउन ऑटोमेटा, सीएफएल आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो गया। तो दोनों को देखते हैं। अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट कैन बी जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, यानी सीएफएल ऐसी लैंग्वेज होती है जिसे सीएफजी के द्वारा जनरेट किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के द्वारा जनरेट किया जाता है। तो इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हो कि लैंग्वेज एल इज डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट फ्री इफ देयर एग्जिस्ट अ सीएफजी ग्रामर सच दैट एल इज इक्वल्स टू एल जी, यानी कोई ऐसी लैंग्वेज है जो किससे जनरेट हुई है, आपकी जो सीएफजी ग्रामर है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, उससे जो लैंग्वेज जनरेट हुई है उसको हम किसकी कैटेगरी में डाल रहे होंगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की कैटेगरी में डाल रहे होंगे उसी लैंग्वेज को, है ना। फिर सीएफजी क्या होता है भाई, अब आपका ये होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिसे इन 4 टपल्स के द्वारा जो है डिफाइन किया जाता है। इन चारों टपल्स का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आपका वी आता है, इसका मतलब होता है वेरिएबल्स, यानी ये नॉन टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जो आपके टर्मिनल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जो आपके ये स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं इनसे डिनोट करते हैं। वहीं पर जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं जिन्हें वेरिएबल्स बोला जाता है, इन्हें हम कैपिटल इनसे डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका वी जो है वेरिएबल को डिनोट करता है और ये नॉन टर्मिनल्स होते हैं। आपका सिग्मा क्या होता है, ये टर्मिनल्स होते हैं, क्योंकि इनपुट सिंबल्स जो होते हैं अपन सिग्मा इज इक्वल्स टू जो इनपुट सिंगल्स लेते हैं ए बी, जो भी इनपुट के अंदर आ रहा होगा इनको हमेशा हम स्मॉल लेटर से लिख रहे होते हैं। तो सिग्मा अपना इनपुट टर्मिनल्स है, जो इनपुट सिंबल्स होते हैं। आर क्या होता है, प्रोडक्शन रूल होता है कि भाई किस उसके ऊपर जो है आगे नेक्स्ट जा रहा है, कौन सा स्टेप कैसे कर रहा है। तो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, प्रोडक्शन रूल्स जिन्हें बोलते हैं, वो आपका आर सिंबल से डिनोट होता है। इसे आप री राइटिंग रूल भी बोल सकते हो। एस होता है आपका स्टार्ट सिंबल, ठीक है, जिसको आप इनिशियल वेरिएबल बोलते हो। कि कोई भी आपको जब स्ट्रिंग दी हुई होती है और उसके लिए फंक्शन आपको करना होगा तो कुछ इस तरह से दिया होगा, एस इक्वल्स टू ए एस बी, इस तरह से कोई लैंग्वेज दी होगी और यहाँ पर आपको दे देंगे लेट से एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस एस की जगह वापस यही वैल्यू पुट हो जाएगी। तो यहाँ पर ए, इस एस की जगह ये वापस सेम टू सेम स्ट्रिंग आ गई, ए एस बी, और ये वाला बी अपनी जगह ही है। तो ये जो आपका देखो बीच के अंदर ये एस था, ये यहाँ पर इस एस की जगह पर इतनी कंप्लीट वैल्यू रिप्लेस करी है। बाकी इसके आसपास में जो भी चीजें थी, ये वाला है ये एज इट इज आ गया, और ये वाला है ये एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हो सकता है हम आगे और इसको फर्दर जो है इस ए को एज इट इज रहने दे, और इस एस की जगह अगेन जो हमको, क्योंकि एस इक्वल्स टू दे रखा है, स्टार्ट सिंबल इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पर ए एस बी पुट कर दें और बाकी लास्ट वाले बी वी दोनों को सेम रहने दे। तो इस बार इस एस की जगह कौन सा वाला इनपुट आया है, ये आया है। इसी तरह से हम जब एंड करना रहेगा तो ये लास्ट वाला एप्सिलम है, ये इसकी जगह पुट कर देंगे, एप्सिलम खत्म हो गया तो 3a और 3b की स्ट्रिंग अपने पास में जनरेट हो गई। तो ये होता है आपका स्टार्ट सिंबल, प्रोडक्शन रूल, टर्मिनल्स, वेरिएबल्स, और आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से जो है आपकी ये स्ट्रिंग जनरेट होती है। एग्जाम्पल से समझ लो, कोई एक लैंग्वेज है, ठीक है, सीएफएल का एग्जाम्पल है, कोई एक लैंग्वेज है कि नंबर ऑफ ए इज फॉलोड बाय नंबर ऑफ बीज फॉर एवरी वेयर एन इज इक्वल्स टू 1, यानी जहां पर जो आपका एन है वो या तो इक्वल्स टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है ना। तो ए की पावर 1, बी की पावर 1 सबसे इनिशियल हो जाएगा, ए की पावर 2, बी की पावर 2, ए की पावर 3, बी की पावर 3, ए की पावर 4, बी की पावर 4। इट मीन्स कि इस लैंग्वेज से ये सारी की सारी क्या हो सकती है, जनरेट हो सकती है। और कैसे जनरेट होती है, हमको एक ग्रामर दी हुई होगी, ग्रामर क्या दी हुई है, एस इक्वल्स टू ए एस बी, और एस आपका क्या स्टार्टिंग सिंबल है, ए और बी आपके क्या टर्मिनल से, ए और बी आपके क्या टर्मिनल से, एस यहाँ पर अगेन स्टार्टिंग सिंबल है। अब ध्यान से देखना, ये जो ए था, इस ए की जगह मैंने एज इट इज ए, एक सेकंड, ये तो आपकी ग्रामर है, ग्रामर में जो ये ए था इसकी जगह हमने वापस एज इट इज लिख दिया, और जो ग्रामर के अंदर आपके पास में बी था उसकी जगह मैंने बी एज इट इज लिख दिया, है ना। ये आपकी इनिशियल स्टार्टिंग है। अब जो ये आपका ग्रामर में आपको एस दे रखा है, उस एस को हम ओपन करेंगे। तो ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, जो आपको इनिशियल में दे रखा है एज इट इज ओपन हो जाएगा। इसको मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। अभी मैंने आपको बताया स्टार्टिंग सिंबल है और हमको ग्रामर ये दे रखी है ए एस बी और ए बी, है ना। तो आप इस ग्रामर से ही तो लैंग्वेज बनाते हो। ये जितनी भी लैंग्वेजेस जनरेट होगी कि वन एक ए के बाद में एक बी आना चाहिए, 2 नंबर ऑफ एज के बाद में 2 नंबर ऑफ बीज आने चाहिए, 2 नंबर ऑफ ए के बाद 3 नंबर ऑफ ए के बाद में 3 नंबर ऑफ सी आनी चाहिए। वो इसी सीएफजी से जनरेट हो रही होगी। किससे जनरेट हो रही होगी, इसी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हमको दे रखी है इसी से जनरेट हो रही होगी। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मेरे पास में ए था इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, जो मेरे पास में बी था इसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया, बीच में क्या बचा है आपका सी। तो ध्यान से देखो, सॉरी एस, ये जो एस है यही तो एस है। तो इस एस की वैल्यू क्या है, ये कंप्लीट है, यानी इस इकलौते एस की जगह मैं पूरी कंप्लीट वैल्यू वापस रिप्लेस कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ए एस बी। तो अभी आप देख पा रहे हो अपने पास में कितनी ग्रामर जनरेट हुई है, डबल ए जनरेट हो गया, डबल बी जनरेट हो गया। और अगर हमें 3 बार ए 3 बार बी जनरेट करना है तो अब डायरेक्ट इस एस की जगह हम ये ए बी वैल्यू पुट कर देंगे। तो अपने पास में 3 बार ए और 3 बार बी जनरेट हो जाएगा। और 4 बार और करना है तो इसे एक बार और वापस हम ओपन कर रहे होंगे, और जितनी बार हमें मतलब जितनी हमें जो हमें लैंग्वेज जनरेट करनी है उसी तरह से हम उस ग्रामर को यूज में ले रहे होते हैं।
आई होप आपको ये किस तरह से CFG से CFL बनानी होती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनानी होती है। तो ये जो आगे लैंग्वेज जनरेट हुई है AA BB की, ये कहाँ से हुई है? आपकी इस दी हुई ग्रामर से हुई है। दी हुई किससे हुई है? ग्रामर से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पुश डाउन ऑटोमेटा। अब पुश डाउन ऑटोमेटा क्या हो गया? पुश डाउन ऑटोमेटा इज अ मशीन यूज्ड टू रिकॉग्नाइज CFLs यूजिंग इनपुट टैप एंड स्टैक मेमोरी। यानी पुश डाउन ऑटोमेटा आपकी मशीन होती है जो रिकॉग्नाइज करती है CFLs को। यानी ये जो हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज जनरेट कर रहे हैं, इनको रिकॉग्नाइज करने का काम करती है आपकी पुश डाउन ऑटोमेटा। और इसके लिए दो चीजों का यूज करती है। एक आपका यूज कर रही होती है इनपुट टैप का, एक आपका यूज कर रही होती है स्टैक मेमोरी का, है ना। आपको ये पता ही है, आपका जो 7 टपल्स होते हैं ये आपका स्टेट को बता रहा होता है, इनपुट सिंबल को बता रहा होता है, स्टैक के अंदर के सिंबल को बता रहा है, तो ट्रांजिशन फंक्शन को बता रहा होता है। स्टार्टिंग स्टेट होती है आपकी, जो आपका स्टैक होता है उसका इनपुट सिंबल होता है सबसे इनिशियल जब स्टैक खाली होता है, और एफ आपका ये लास्ट में फाइनल स्टेट। तो अब यहाँ पर देखो पीडी आपका किस तरह से काम कर रहा है। पीडी आपका पुश डाउन ऑटोमेटा ये एक मशीन है, ठीक है। इस मशीन को कुछ ना कुछ इनपुट दिया जाएगा, ये इस इनपुट को किस में डाल रहा होगा? इसके पास में जो इनपुट टेप होगी उसके पास में, और अगर इसे जब जरूरत पड़ेगी तो स्टैक का यूज करेगा, और इस इनपुट टेप और इस स्टैक का यूज करके क्या जनरेट करता है? आउटपुट जनरेट करता है। ये बताता है कि जो गिवन लैंग्वेज है वो CFL है या नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है या फिर नहीं है। तो अ लैंग्वेज इज कॉन्टेक्स्ट फ्री इफ एंड ओनली इफ इट एक्सेप्टेड बाय PDA। और किसी भी लैंग्वेज को कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज कब बोला जाएगा? सिर्फ तभी बोला जाएगा जब इसे ये पुश डाउन ऑटोमेटा क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। अब एक बात बताओ कि CFLs के लिए जो है पुश डाउन ऑटोमेटा की क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर क्या था? काउंटिंग और हैंडलिंग का काम नहीं था। यानी फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कर रहा था? ऐसे समझो कि अगर 4 बार A आए तो इसने इनको एक्सेप्ट कर लिया, या फिर A B B C, मतलब बिना जब किसी रूल की जिसमें काउंटिंग की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं A की पावर n, B की पावर n, ये जो है इसके अंदर किसकी काउंटिंग की जरूरत है? मुझे काउंट करना पड़ेगा क्या जितने नंबर ऑफ A हैं क्या उतने ही नंबर ऑफ B हैं? अगर है तभी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। तो आपका जो ये पुश डाउन ऑटोमेटा होता है ये क्या करता है? सिंबल्स को रिमेंबर रखता है, क्योंकि अपने स्टैक के अंदर डाल लेता है, और जब दूसरा है उसके अपोजिट दूसरा सिंगल आता है तो हर एक के लिए बाहर निकालता है, और जब पूरा खाली हो जाता है तो इसे पता चल जाता है अच्छा हाँ जितने इसके पास ए थे उतने ही भी है, मतलब ये जो है क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये फीचर किसके पास नहीं था? फाइनाइट ऑटोमेटा के पास नहीं था। इसीलिए जब फाइनाइट ऑटोमेटा का जो इनपुट टैप वाला वो सिस्टम था उसके साथ में जब स्टैक को ऐड कर देते तो वो पुश डाउन ऑटोमेटा कहलाता है। और पुश डाउन ऑटोमेटा की हेल्प से हम CFLs को जो है क्या कर देते हैं? पता लगा लेते हैं कि ये CFL है या नहीं है, उसे रिकॉग्नाइज करने का काम कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि CFL के लिए PDA पुश डाउन ऑटोमेटा की क्यों जरूरत पड़ी, है ना। अब नेक्स्ट आता है CFG फॉर PDA, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर फॉर पुश डाउन ऑटोमेटा। तो देखो कंस्ट्रक्टिंग अ CFG फ्रॉम पुश डाउन ऑटोमेटा इज अ फंडामेंटल प्रोसेस इन TOC के अंदर भाई जो ये आपका CFG से सॉरी पुश डाउन ऑटोमेटा से जो है CFG कंस्ट्रक्ट करना एक फंडामेंटल प्रोसेस है। इट प्रूव्स दैट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय PDAs आर एक्जैक्टली द CFLs। और इससे क्या प्रूव किया जाता है कि जो लैंग्वेजेस आपका PDAs ने यानी पुश डाउन ऑटोमेटा मशीन्स ने जो भी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करी है वो क्या है? एक्जैक्टली CFLs यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस ही है। अब ध्यान से देखो, फॉर एवरी CFG देयर एग्जिस्ट एन इक्विवेलेंट PDA। हर एक CFG के लिए एक इक्विवेलेंट PDA यानी पुश डाउन ऑटोमेटा एक मशीन एग्जिस्ट कर रही होगी जो उस पर्टिकुलर ग्रामर की जनरेटेड लैंग्वेजेस को क्या करेगी? एक्सेप्ट कर रही होगी। अब PDA क्या हो गया भाई? वेरीफाई करता है ये स्ट्रिंग्स को, वहीं पर CFG क्या करता है? उन्हीं स्ट्रिंग्स को जनरेट करने का काम करता है। और जो आपकी PDA मशीन होती है इस CFG के द्वारा जनरेट करी हुई जितनी भी स्ट्रिंग्स है वो सबको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेजेस को वो जो है जनरेट कर रहा है? CFLs को, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को जनरेट करा, और सारी की सारी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आप PDA के द्वारा एक्सेप्ट करवा सकते हो, ठीक है। अब टू कन्वर्ट अ PDA into CFG we define variables non terminals that represent the process of PDA specifying from one state to another clearing specifying। मतलब अब देखो हम आगे क्या देखते हैं कि CFG से PDA के अंदर कन्वर्ट कैसे करते हैं। CFG जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर होती है उससे हम PDA के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हर CFG को कन्वर्ट करते हैं हम इक्विवेलेंट पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर। इसके ये कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरह से करते हैं। अब देखो CFG को जो है PDA के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा। आपको एक क्वेश्चन के अंदर ग्रामर दे रखी है ना, S goes to A, S and B, और एक आपको एप्सिलॉन दे रखा है। ये आपकी क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। और इस ग्रामर से कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो भी इन्होंने दे रखी है। L is equals to A, इक्वल नंबर ऑफ A's followed by इक्वल नंबर ऑफ B's where N is greater than and equal to 0। यानी जितने A आ रहे होंगे उतने ही B आ रहे होंगे, और जहां पर N की वैल्यू यानी N 0 0 भी हो सकता है, A की पावर 0, B की पावर 0 से लेके A की पावर N, B की पावर N तक जो है ये क्या है? ये लैंग्वेज जो है जनरेट कर सकती है। कौन? ये वाली जो ग्रामर है आपको CFG जो दे रखी है।
अब कभी भी किसी सीएफजी को पीडीए के अंदर कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है कि भाई आपको जो उस ग्रामर के द्वारा जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है क्या वो समझ में आ रही है। तो देखो सबसे पहले आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि ये जो जनरेट कर रहा है, ये जो ग्रामर जो स्ट्रिंग जनरेट करेगा वो लैंग्वेज जो होगी वो क्या करेगी कि फॉर एवरी ए देयर इज मैचिंग बी, हर ए के लिए एक मैचिंग बी जो है जनरेट कर रही होगी। सेकंड एस गोज टू एप्सिलम, ये क्या बता रहा है कि ये टर्मिनेशन को अलाउ करता है क्योंकि ऑलरेडी उसे कुछ बैलेंस्ड दिख रहा है। अब इसको ध्यान से देखो ये कैसे काम कर रही है। जैसे कि मेरे पास में एक ग्रामर है एस गोज टू ए एस बी दे रखा है इन्होंने एंड एप्सिलम दे रखा है। तो सबसे वेरी फर्स्ट स्टेप मेरा क्या हो सकता है कि मैं इस एस को डायरेक्ट जो है एप्सिलम दे दूं, तो मेरा एस गोज टू क्या हो जाएगा, एप्सिलम हो जाएगा। नहीं, मेरे पास में जो चीज जनरेट हो रही है वो क्या हो रही है, एप्सिलम हो रही है। मतलब मेरी स्ट्रिंग यहीं पर फिनिश हो गई। या तो ये जनरेट कर देगा। नेक्स्ट क्या यहाँ पर जनरेशन हो सकता है, ध्यान से देखो ये जो है ए एस बी, अब इसके अंदर मैंने ये देने की बजाय मैंने क्या करा, मैं वापिस से लिख देती हूँ एस गोज टू ए एस बी लिखा हुआ है। अब एप्सिलॉन वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ये जो है इस एस की जगह मैं क्या कर दूं, इस वापिस, क्योंकि इस एस की जगह कंप्लीट कौन है, ये पूरा है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इस सिंगल एस की जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकती हूँ। जब रिप्लेस करूंगी तो यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगा, ए एस बी आ जाएगा। और जो मेरे पास में ऑलरेडी ये ए है, इस ए को मैं एज इट इज यहाँ पर लिख रही होंगी, और ये जो बी है इस बी को मैं एज इट इज यहाँ पर लिख रही होंगी। और अब इतना करने के बाद में अगर मैं इस एस की जगह एप्सिलम दे दूं तो मेरे पास में अब जो नई स्ट्रिंग जनरेट हुई है यहाँ पर अगर इसकी जगह एप्सिलम दे दूं तो मेरी स्ट्रिंग क्या बनी, हम लेफ्ट से जो है रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास में आया ए, देन अगेन मेरे पास में वापस आया ए, देन एप्सिलम आ गया, इसको नहीं लिख रहे होंगे, देन आया मेरे पास में बी, और देन आ गया बी। तो मेरे पास में नेक्स्ट जो है स्ट्रिंग क्या जनरेट हुई, ए बी बी। एक हो सकता था मैं तुरंत यहाँ पर आते इसमें जो है एप्सिलम दे दूं तो सिर्फ ए और बी मेरे पास स्ट्रिंग जनरेट हो जाती। तो पहले मेरे पास ए बी, फिर डबल बी। अब मान लो कि मैं यहाँ एप्सिलम देने की बजाय मैं फिर से इस एस को ओपन करना चाहूँ, तो यहाँ पर फिर से इस एस में क्या आएगा, यही जो हमको गिवन ग्रामर है, तो यहाँ पर ए एस और बी आ जाएगा। बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज आ जाएगी। किस तरह से, जो स्टार्टिंग के दोनों ए हैं वो एज इट इज यहाँ पर स्टार्टिंग के दोनों ए आ जाएंगे, और बाद के दोनों बी हैं वो बाद के दोनों बी आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 3 ए और 3 बी आ गए। कितने आ गए, 3 ए और आपके पास 3 बी आ गए। अब यहाँ पर या तो मैं इस स्ट्रिंग को खत्म कर सकती हूँ, मैं क्या कहते दूं, बोल दूं इसकी जगह एप्सिलम दे दूं तो मेरे पास 3 ए 3 बी आ जाएंगे। मैं बोलूंगी नहीं यार, इस एस को एक बार वापस ओपन करना है, ए एस और बी। तो अब यहाँ पर देखो ये वापस ओपन हो गया। अब जो इसके स्टार्टिंग के तीनों ए हैं वो अगेन यहाँ पर 3 बार ए आ जाएंगे, और लास्ट के तीनों बी हैं वो अगेन यहाँ पर 3 बार बी आ जाएंगे। तो ये अब अपनी स्ट्रिंग क्या जनरेट होगी, अगर यहाँ पर मैं एप्सिलम दे दूं तो मेरे पास यहाँ से हम रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में है ए, देन 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 ये एप्सिलम आ गया जो बैलेंस की सिचुएशन को दिखा रहा है, देन अपने पास में बी, नेक्स्ट अपने पास में एक और बी, नेक्स्ट अपने पास में एक और बी, नेक्स्ट अपने पास में एक और बी। यानी इस बार इसने 4 ए और 4 बी जनरेट करे, यानी ए की पावर 4 बी की पावर 4 हो गई। अब मेरी एक चीज सुनो, ये इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज और इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीज जनरेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अभी हम इस लैंग्वेज के अंदर यानी जो सीएफजी जो अपने को ग्रामर दे रखी थी उससे जो ये लैंग्वेज जनरेट हुई है 4 बार ए 4 बार बी, इसको हम देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये जो जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने ही नंबर ऑफ बी हैं। इट मीन्स कि ये जो आपकी मशीन है, ये जो आपकी ऑटोमेटा पुश डाउन ऑटोमेटा जो हम बना रहे हैं, जो जनरेट कर रहे हैं, उसके द्वारा ये एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। बट मेरे को एक बात बताओ, जो हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इसके अंदर अभी तो 4 ए 4 बी जनरेट हुए हैं, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एज इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीज यानी एन नंबर ऑफ एज और एन नंबर ऑफ बीज जब जनरेट हो रहे हैं तो हम कैसे रीड कर पाएंगे। तो उसके लिए होती है आपकी ये मशीन्स, ठीक है। अब इसके लिए किसका यूज कर रही होगी, आपकी स्ट्रिंग का यूज कर रही होगी, उसका स्टैक का यूज कर रही होगी कि जितने नंबर ऑफ एज हैं उतने ही नंबर ऑफ बीज आने चाहिए। तो अभी ये जो ग्रामर है कैसी स्ट्रिंग जनरेट कर रही है, कौन सी इस तरह से जनरेट कर रही है। सबसे पहले अपने पास में सिर्फ एप्सिलम आया कि हमने डायरेक्ट इसको एप्सिलम दे दिया। सेकंड के अंदर क्या आया, ए भी आया कि मैंने जाते ही इस एस की जगह एप्सिलम पुट कर दिया, मेरे पास ए और बी स्ट्रिंग बच गई। फिर क्या आया, डबल ए डबल बी कि हमने एक बार तो इसको ओपन करा जैसे कि ये कर रखा है, एक बार इसको ओपन करा, देन अपने पास डबल ए डबल बी आ गया। फिर जब 2 बार ओपन करा ट्रिपल ए ट्रिपल बी आ गया। नेक्स्ट और ओपन करा 4 बार ए 4 बार बी आ गया। तो यही वाली तो लैंग्वेज जनरेट हो रही है, एप्सिलम ए बी डबल ए डबल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी 4 बार ए 4 बार बी। तो आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपको समझ में आ गया जो आपकी सीएफजी है वो किस तरह की लैंग्वेज जनरेट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर देखो पीडीए कंस्ट्रक्ट करना अपना सेकंड स्टेप रहता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, पीडीए कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है पीडीए 2 तरीकों से एक्सेप्ट होता है, एक आपका एम्प्टी स्टैक से जो है आपका एक्सेप्ट होता है, और एक आपका क्या होगा जब आपकी पूरी स्ट्रिंग जो है रीड आउट हो जाती है, फाइनल स्टेट और पहुंच जाती है, तब क्या होगा, एक्सेप्ट होगा।
तो यहाँ पर हम क्या करवा रहे होंगे, एम्प्टी स्टैक के द्वारा पीडी को एक्सेप्ट करवा रहे होंगे, ऐसा पीडी हम बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले अपनी स्टार्टिंग स्टेट हम मान लेते हैं क्यू जो है सिर्फ एक ही स्टेट है जिसकी हमें जरूरत है, और स्टैक के अंदर सिंबल हम ए को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जहां पर ए अनमैच होगा उसके लिए, यानी उसको उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ट्रांजिशंस कैसे हो रही होगी, जब हम ए को रीड करें, मतलब अपना वर्किंग कैसे चलेगी उस पीडीए के अंदर की, ए की अगर हम रीड करें तो अपने को क्या हो, ए जो है कैपिटल ए स्टैक के अंदर पुश हो जाए। इसको मैं अगर आपको समझाऊं, क्या चल रहा है जीवन में, यहाँ पर सबसे पहले देखो हम जो अपनी वर्किंग कैसी चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरे पास में अगर कोई स्ट्रिंग है, जैसे ये वाली एप्सिलम है, ए बी है, देन 2 बार ए 2 बार बी है, अब ये किस तरह से एक्सेप्ट हो। मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस स्ट्रिंग को रीड करूँ और मेरे पास में पहले स्मॉल ए आए तो इस स्टैक के अंदर क्या चला जाए, कैपिटल ए चला जाए। ये मैं पहले ट्रांजिशन चाह रही हूँ। फिर मैं चाहती हूँ कि अगर जब तक ए आ रहा है तब तक हर बार ऐसा होता रहे, दूसरा ए आए तो एक बार और कैपिटल ए चले जाए, फिर ए आए तो फिर एक बार और कैपिटल ए चला जाए। फिर बोल रहा है कि जब हम बी को रीड कर रहे हो तो वहां से पॉप क्या हो जाए, ए वहां से पॉप हो जाए। तो नेक्स्ट में जब मेरे पास में ए 3 बार आने के बाद में जब पहला बी आएगा तो ये यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, पॉप हो जाना चाहिए। ये दूसरा बी आएगा तो ये ए यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, पॉप हो जाना चाहिए। ये बी आएगा तो ये ए यहाँ से क्या हो जाना चाहिए, पॉप हो जाना चाहिए। कुछ इस तरह की ट्रांजिशन होगी, तभी तो अपना जो है पुश डाउन ऑटोमेटा, जो ये ऑटोमेटा है, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को क्या कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इस तरह का हम कुछ बनाते हैं, देन हम बोलते हैं कि एक्सेप्ट कर लो इनपुट को, कब, जब वो फिनिश हो जाए और स्टैक भी एम्प्टी हो जाए। दो चीजें लिखी है, फिनिश कौन हो जाए, स्ट्रिंग फिनिश हो जाए, जब पूरा इनपुट आने वाला जो फिनिश हो जाए, और जो है स्टैक आपका पूरा खाली हो जाए, तब उस स्ट्रिंग को क्या कर लेना है, आपने एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये हम उसकी वर्किंग चाहते हैं। अब ये पीडीए की कंप्लीट वर्किंग को इस तरह से ट्रांजेक्शन वाइज दिखा रखा है कि अगर रीड हम ए कर रहे हैं तो पुश ए कर दो स्टैक के अंदर, रीड ए कर रहे हैं अगेन तो अगेन पुश ए कर दो स्टैक के अंदर, डबल ए हो जाएगा। फिर रीड ए कर रहे हैं तो ट्रिपल ए हो जाएगा। अब पहले बी के लिए पॉप करना है हमें ए को स्टैक में से, तो 2 ए बच जाएंगे 3 में से। फिर नेक्स्ट बी के लिए हम पॉप कर रहे होंगे ए को, तो अब 2 में से 1 ए बच जाएगा। और लास्ट बी के लिए हम एक और जो ए बचा है उसको पॉप कर देंगे, तो अपने पास में एप्सिलम या फिर जो अपना खाली स्टैक के अंदर हम सिंबल यूज करते हैं जेड, वो बच जाएगा। तो इनपुट अपना कंप्लीट फिनिश हो चुका है, स्टैक अपना एम्प्टी हो चुका है, मतलब आपकी ये जो एक ऐसी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी इस पीडीए के द्वारा। तो कुछ ये प्रोसेस रहता है जब आपको सीएफजी को पीडीए के अंदर कन्वर्ट करना रहता है। सबसे पहले आपके पास में जो भी ग्रामर है, जो भी लैंग्वेज है वो समझ आ रही है, उसे फर्स्ट स्टेप में लिखना रहेगा। सेकंड स्टेप के अंदर पीडीए कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए आपकी भाई कैसे क्या ट्रांजिशन है, कौन सा स्टैक सिंबल है, कौन से ट्रांजिशन है, वो आपको मेंशन करनी रहेगी। थर्ड स्टैक के अंदर पूरी उसकी वर्किंग करके दिखाओगे। एक एग्जांपल ले लो कि भाई मेरे पास में अगर ट्रिपल ए ट्रिपल बी और इसको एक्सेप्ट करवाना है तो किस तरह से वो एक्सेप्ट होगी, और जब वहाँ लास्ट में एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका वो जो बन जाएगा पीडीए। इसी का एकदम रिवर्स होता है, जब आपको पीडीए से जो पुश डाउन ऑटोमेटा है उससे सीएफजी को बनाना होता रहता है। नेक्स्ट देखो पीडीए को जो है सीएफजी के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग पीडीए इनटू इक्विवेलेंट सीएफजी। आपको पीडीए दिया रहेगा जो कंप्लीट आपका पुश डाउन ऑटोमेटा कंप्लीट आपको दिया रहेगा, और उसे जो आपको सीएफजी के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी अभी हमने जो है ये आपको जो फॉर्म दे रखी थी क्वेश्चन के अंदर, एस फॉलोड बाय ए स्टार्ट सिंबल एस बी एंड एप्सिलम, अब हमें इसके अंदर वापस कन्वर्ट करना है, और इस बार हमें कुछ इस तरह की लैंग्वेज दे रखी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर ध्यान से देखो, हमें पुश डाउन ऑटोमेटा क्या दे रखा है, हमें इसमें इनपुट सिंबल्स दे रखे हैं, क्योंकि सिग्मा आपको किनको बता रहा होता है, सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स होता है। तो जो हमारे पास में इनपुट सिंबल्स हैं इस पर्टिकुलर पुश डाउन ऑटोमेटा के लिए वो ए और बी है। देन आपको टाओ आपको जो है स्टैक सिंबल्स दे रखे हैं, एक आपको जेड दे रखा है और एक आपको ए दे रखा है, यानी स्टैक के अंदर जो भी सिंबल्स जा रहे होंगे वो भी दे रखे हैं। तो एक आपका जो है ए जा रहा होगा, एक आपका जेड होगा। आपको जो है ट्रांजिशन फंक्शन भी दे रखा है कि ऑन इनपुट ए पुश ए, कि अगर इनपुट आपको क्या क्या दिया है, एक आपको ए दिया है और एक आपको बी दिया है, 2 इनपुट दिए हैं। अब आपको ट्रांजिशन क्या दे रहा है कि अगर आप जो है ट्रांजिशन ऐसे सिंबल इस तरह से ट्रांजिशन क्या दिया है कि अगर आपके पास में ए आता है तो स्टैक के अंदर आपको क्या पुश करना है, कैपिटल ए, ठीक है। ये ट्रांजिशन दे रखा है। इसके साथ में दिया है कि ऑन इनपुट बी, और अगर आपके पास में इनपुट में बी आता है तो आपने इस ए को क्या कर देना है, वापस पॉप कर देना है। ये आपको ट्रांजिशन फंक्शन दे रखा है। एक्सेप्ट इफ स्टैक एम्प्टी एट एंड, और ये भी बोल रखा है कि आपको स्टैक को इसको जो है एक्सेप्ट कब करना है, जब लास्ट के अंदर आपका स्टैक है वो क्या हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तब जाकर उसे जो एक्सेप्ट करना है। इसके अलावा इन्होंने बोला है
कि दिस पीडीए एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज ए की पावर एन बी की पावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये और ये भी बात बता रहा है कि ये पीडीए कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा होगा, जो लैंग्वेज ये होगी ए की पावर एन बी की पावर एन होगी। यानी अभी अपन ने जो प्रोसेस करा सेम उसी को वापस रिवर्स करना है। तो सबसे पहले के अंदर जैसे अभी हमने ऊपर वाले में देखा था कि जो हमें ग्रामर और लैंग्वेज दी है वो समझ आ रही नहीं आ रही है, तो यहाँ पर हमें देखना है सबसे पहले स्टेप में उन्हें बताना है कि ये पीडीए का बिहेवियर है कि हमें क्वेश्चन के अंदर पुश डाउन ऑटोमेटा क्या बिहेवियर जो है शो कर रहा है। तो हमने उसका जो है कंप्लीट यहाँ पर वर्किंग लिखी है कि ए को जो है इनपुट करने पर पुश ए कर रहा है, बी के लिए पॉप कर रहा है ए को, और बैलेंस जो है ए इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज जब होंगे तब जो मतलब जब बैलेंस्ड ए और बी होंगे यानी इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज होंगे तब क्या हो जाएगी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो पहले के अंदर सिर्फ अपन को उसका बिहेवियर समझाना है। दूसरे स्टेप के अंदर हमें सीएफजी कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करना है। तो क्योंकि अभी काफी सिंपल है, हम डायरेक्ट स्टार्ट सिंबल एस लिख सकते हैं और हमें लैंग्वेज देखकर यहाँ समझ आ रही है। और बाकी जब आपको ना कुछ लैंग्वेजेस आगे मैं दे दूंगी, अगर आप वो पढ़कर चले जाएंगे तो आप इजीली आपको कुछ भी क्वेश्चन आए उनको देखकर आपको समझ चल जाएगा, अच्छा ये तो ये वाली ग्रामर के द्वारा या फिर ये वाली ग्रामर ऐसी वाली लैंग्वेज जो है एक्सेप्ट कर रही है, ऐसी वाली लैंग्वेजेस को जनरेट कर रही है। तो आप डायरेक्ट उनको लिख कर आ सकते हो, बट ये वाले जो स्टेप्स है इस तरह से लिखना मत भूलना, बाकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो अब हम जो इसको इन जनरल कौन से फॉर्मेट के अंदर डिफाइन करते हैं कि भाई जो पहले कौन से सिंबल आ रहा है, देन आपका जो स्टार्ट सिंबल है बाद में कौन सा सिंबल आ रहा है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर अब देखो हम जो क्योंकि हमें ये पता चल गया इक्वल नंबर ऑफ एज और इक्वल नंबर ऑफ बीज आ रहे होंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल लिख देंगे और इसका प्रोडक्शन रूल क्या लिख देंगे कि जो स्टार्ट सिंबल है वो कुछ इस तरह से होगा कि इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज, और जहां पर हमें स्टॉप करना होगा एप्सिलॉन के लिए, स्टार्ट जो है एप्सिलॉन की तरफ भी जा रहा है। तो इस तरह से सीएफजी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और लास्ट के अंदर वेरीफाई करके भी दिखाना है। जैसे हमने यहाँ के पर वर्किंग को एक्सप्लेन करके दिखाया था कि हाँ ये पीडीए वर्क कर रहा है, तो ठीक उसी तरह से हमें दिखाना है कि हाँ ये जो आपकी सीएफजी बनी है वो करेक्ट बनी है, ये जो इसी लैंग्वेज की है। तो हम जो एक डेरिवेशन ले लेंगे भाई 2a है और 2b है और हम दिखा देंगे जो अपन ने आपका स्टार्ट सिंबल लिया है और उससे जो हमने प्रोडक्शन रूल बनाया है कि इस प्रोडक्शन रूल के द्वारा हम ये लैंग्वेज जो है जनरेट कर पा रहे हैं। अगर आप ट्रिपल बी लेते हो तो आपको ये करके दिखाना है कि आप इससे जो है ट्रिपल बी जनरेट कर पा रहे हो। उसके लिए क्या करना था, एक बार और यहाँ से जनरेट हो जाता तो वो 3 बार ए फिर एस और 3 बार बी आ जाता, और एस की जगह आप एप्सिलॉन पुट कर दो तो आपके पास में स्ट्रिंग क्या रह जाती, ट्रिपल ए और ट्रिपल बी रह जाती। ठीक है, आई होप आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कर पाओगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अभी तक हम जो देख रहे थे नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा देख रहे थे। अब डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा क्या रहता है, सारी चीजें सेम ही रहती है बट इसके अंदर जो पॉसिबल मूव एटमोस्ट होता है यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना मूव हो सकता है, एक ही पॉसिबल मूव है। इसके अंदर भी सेम वही 7 टपल है, आपका इनपुट सिंबल टाओ और ये जो आपका फंक्शन वगैरह दिखा रहे हैं ट्रांजिशन फंक्शन, वही सारे के सारे सिंबल्स हैं। इसका देखो सबसे मेन चीज ये है कि इसका जो है मूव यूनिक रहता है और ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन को कंस्ट्रेंट करता है। यानी आप नॉन डिटर्मिनिस्टिक के अंदर अगर क्यू नोट पर थे और आपको विदाउट कोई इनपुट मिला ही नहीं, फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन मिला और आप Q1 स्टेट पर जा सकते हो, बट आपका डिटर्मिनिस्टिक जो पीडीए होता है, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटर रहता है, इसके अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए होगा, चाहे आपको 0 मिले 1 मिले ए मिले कुछ भी इनपुट चाहिए, पर कुछ ना कुछ तो इनपुट होगा ही होगा, तभी आपकी स्टेट चेंज होगी, अदरवाइज आपकी स्टेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि सबसे पहली चीज जो डीपीडीए होता है, जो आपका डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा होता है, ये आपका डीसीएफएल्स यानी डिटर्मिनिस्टिक सीएफएल्स को जो है एक्सेप्ट करता है। वहीं ये जितनी भी सीएफएल्स होती है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है। इसके अंदर कोई बैक ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि इसके अंदर बैक ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें चेक करना होता है कि भाई जितने हैं उतने ही भी है ना। इसके अंदर हमारी जो लैंग्वेज होती है वो ए की पावर एन बी की पावर एन को ही एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि ये डब्ल्यू की पावर आर को भी एक्सेप्ट कर लेता है ना। अब मतलब जो आपकी डीपीडी द्वारा एक्सेप्ट नहीं होती वो आपकी एनबीडी द्वारा एक्सेप्ट हो जाती है सीएफएल्स। आगे देखो कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, लेक्सिकल के अंदर, सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर, कंपाइलर्स के अंदर, इन सारी जगहों पर डीपीडी का यूज में होता है। थ्योरेटिकल मॉडल्स के अंदर जितने भी सीएफएल्स है वहां पर जो है आपका एनपीडीए नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का जो है यूज हो रहा होता है। इसके अंदर कोई गैसिंग नहीं होती है, यहाँ पर गैसिंग होती है, यानी ये मल्टीपल मूव जा सकता है, जबकि इसका एक ही मूव होता है, एक टाइम पर यूनिक मूव होता है। ये जो है लेस पावरफुल होता है, ये मोर पावरफुल होता है। इसके अंदर एक टाइम पर एक ही ट्रांजिशन होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजिशन हो सकती है, 2 हो सकती है, 2 से ज्यादा हो सकती है। इसका नेचर डिटर्मिनिस्टिक होता है और इसका जो है नॉन डिटर्मिनिस्टिक नेचर होता है। यहाँ से आप इनका पावर दे सकते हो कि जो डीसीएफएल होती है वो सबसेट होती है सीएफएल का। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस का सबसेट कौन होती है, आपका आपका जो डिटर्मिनिस्टिक सीएफएल है, डिटर्मिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है वो। और एनपीडीए की सबसेट होती है आपकी डीपीडीए, यानी नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का जो सबसेट होता है वो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा रहता है।
नेक्स्ट आता है आपका कि सम CFLs आर नॉट डिटर्मिनिस्टिक, कुछ CFLs होते हैं जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक्स होते हैं, उनको सिर्फ यही जो है आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है वही रिकॉग्नाइज कर पाता है। अगला आपके पास में कॉन्सेप्ट आता है, अगला अपने पास में इस यूनिट का टॉपिक आता है वो द पंपिंग लेमा ऑफ CFLs। अब ये थ्योरेटिकल, इसके अंदर देख दो स्टेटमेंट्स हैं, उनको ढंग से देख लेना। तीन ही स्टेप से स्टेटमेंट के अंदर अगर आप वो तीनों स्टेप समझ जाते हो तो आपको इस पंपिंग लेमा के जो पूरे नंबर मिल रहे होंगे। तो पंपिंग लेमा क्या होता है? द पंपिंग लेमा फॉर CFL इज अ पावरफुल टूल यूज्ड टू प्रूव दैट अ स्पेसिफिक लैंग्वेज इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। यानी अभी जो आपका PDA था और अभी जो आपका NPDA था, ये क्या कर रहे थे? जो भी CFLs थे उनको एक्सेप्ट करने का काम कर रहे थे, है ना। बट जो आपका ये पंपिंग लेमा होता है, ये क्या होता है? ये प्रूव करने के काम में आता है कि जो आपकी गिवन CFL है, जो भी आपने गिवन CFL दिया है, ये नहीं बोल रहा है कि ये आपका CFL है कॉन्टेक्स्ट फ्री है। ये बता रहा है कि ये जो CFL लैंग्वेज दी आपने, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। ये बताने का काम कर रहा है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। ये कभी भी इसको प्रूव करवाना हो तो क्या प्रूव करेगा कि भाई ये जो आपकी स्पेसिफिक जो आपने लैंग्वेज दी है वो कैसी नहीं है? कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। तो मेन एम क्या है पंपिंग लेमा का? कि हमें ये प्रूव करवाना है कि ये लैंग्वेज कैसी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। जस्ट एज द पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस यूजेस पिजन होल प्रिंसिपल, हम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए पिजन होल प्रिंसिपल यूज करते हैं फाइनाइट स्टेट्स के लिए, ठीक वैसे ही CFL वर्जन के लिए हम जो है पार्स ट्री का यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। जो मैंने आपको इस तरह से, अभी हम जो लैंग्वेज जनरेट कर रहे थे स्ट्रिंग्स की फॉर्म में कर रहे थे ना, तो अब यहाँ पर देखो इस तरह से बनता है। इसको हम वापस ओपन करेंगे तो ASB हो रहा होगा, वापस ओपन करेंगे तो A और यहाँ पर S और B हो रहा होगा, एंड देन इसको जो है हम एप्सिलॉन कर देंगे। तो अब इसकी जो रीडिंग कैसे होती है, अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने पास में क्या आया? A आया, ठीक है। तो सबसे पहले A आ गया, देन S, देन अगेन क्या आया? A आया, तो हमने एक और A लिख दिया। देन हम और आगे गए, अब हमारे पास में एप्सिलॉन आया तो हमने एप्सिलॉन कर दिया। फिर आगे गए, अपने पास में BA आया तो हमने B लिख दिया। फिर और गए, फिर अपने पास में एक और B आया, हमने एक और B लिखा और पूरा ऊपर पहुंच गए। स्टार्टिंग का ये A तो रह ही गया और लास्ट का ये और B आ गया। तो ये आपकी लैंग्वेज क्या जनरेट हो गई? AAA B। तो ये पार्स ट्री होता है, इसका हम यूज यहाँ पर CFLs के अंदर करते हैं, ठीक है। पार्स ट्री वही तो जिससे हम स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं। अब आगे देखो कि द पंपिंग लेमा फॉर CFLs इज अ थियोरेटिकल टूल यूज्ड टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री। पंपिंग लेमा जो है CFLs के लिए, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के लिए थियोरेटिकल टूल है। जो हम बोल रहे हैं कि पावरफुल टूल है, ये थियोरेटिकल है, जो क्या प्रूव करने के काम में आता है कि जो आपकी गिवन लैंग्वेज है वो कैसी नहीं है? कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है। तो इसकी ये स्टेटमेंट है और इसके अंदर ये 3 स्टेप्स होते हैं। इन 3 स्टेप्स के द्वारा हम प्रूव कर देते हैं कि भाई ये जो आपकी लैंग्वेज है कैसी नहीं है? कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं कि इफ, ये आपको रट के जानी है। एग्जाम के अंदर अगर पंपिंग लेमा पूछा जाना है तो यही स्टेटमेंट्स आपको लिख कर आनी है, ठीक है। समझ में आता है तो बेहतर है, वरना इसको रट लो भाई। और 3 स्टेप्स है, इन 3 स्टेप्स को समझ लो। बाकी स्टेटमेंट तो आपने लगभग सबकी सेम सी लिख के आनी है, कंफ्यूज हो जाओगे आप इतने ज्यादा कुछ पढ़ रहे होंगे तो। अब आपकी पंपिंग लेमा की स्टेटमेंट क्या बोलती है कि इफ अ लैंग्वेज L इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, अगर कोई लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, देन देयर एग्जिस्ट अ पंपिंग लेंथ, तो उसकी एक पंपिंग लेंथ एग्जिस्ट कर रही होगी जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, ठीक है। सच दैट एनी स्ट्रिंग S बिलोंग्स टू L, कि कुछ इस तरह से कि कोई भी स्ट्रिंग अगर हम उस लैंग्वेज की ले लेते हैं, वो स्ट्रिंग S जो है किससे बिलोंग कर रही होगी? लैंग्वेज L से, जो अपनी लैंग्वेज थी L कॉन्टेक्स्ट फ्री, उससे बिलोंग कर रही होगी। विद सच लेंथ, और किस लेंथ की? ये अपने हमने आपका कौन सा सेकंड या फर्स्ट यूनिट पढ़ा था जहां पर क्या था? ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैसे दिखाते हैं? मोड के अंदर उस स्ट्रिंग का नाम लिख देते हैं। तो हम स्ट्रिंग फिलहाल यहाँ S ले रहे हैं, इन जनरल हम W ले रहे होते हैं। अभी हम W क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आगे हम W सिंबल का यहाँ यूज कर रहे होंगे इन 3 स्टेप्स में, तो ताकि कंफ्यूजन ना हो मैंने यहाँ पर S लिया है, ठीक है। तो स्ट्रिंग को हमने S से डिनोट करा है, तो इस स्ट्रिंग S की लेंथ को कैसे डिनोट कर रहे होंगे? S के दोनों तरफ मॉड लगा देंगे। तो उसकी लेंथ कितनी होगी? जो भी हम स्ट्रिंग ले रहे हैं वो होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू P। यहाँ पर P क्या है? ये पंपिंग लेंथ है, जो क्या है? एग्जिस्ट कर रही होगी कब? जब लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी, ठीक है। तो अभी ये जो स्ट्रिंग ली है हमने, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए? इस पंपिंग लेंथ से या तो ज्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर होनी चाहिए। कैन बी स्प्लिट इनटू 5 पीसेस, और इसको जो है 5 पीसेस के अंदर कम से कम स्प्लिट किया जा सकना चाहिए। अब ये 5 पीस कौन से हैं? ये है आपके VUVWXY, इन 5 के अंदर इसको स्प्लिट किया जाना चाहिए। और ये जो 5 पीस हैं ये किस तरह से स्प्लिट होने चाहिए कि ये कुछ रिजल्ट्स या कुछ कंडीशन है जिनको सेटिस्फाई करना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन कि आपका VWX का जो मोड है वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए P के। P क्या है? अगेन आई रिपीट, ये आपकी पंपिंग लेंथ है जो हर उस लैंग्वेज की एग्जिस्ट कर रही होगी जिसका दावा कर रखा होगा कि ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। जो मिडल पार्ट है VW और X,
वी डब्ल्यू और एक्स जो है इसकी लेंथ किसके बराबर किससे छोटी या बराबर होनी चाहिए, आपकी पी से, है ना। नेक्स्ट आता है आपके पास में वी और एक्स। वी और एक्स कौन सा, इसका और ये जो है लास्ट पार्ट दोनों, इनकी जो लेंथ है ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 1। यानी इस कंप्लीट स्ट्रिंग के अंदर कम से कम एक तो ऐसा हो जो नॉन एम्प्टी हो। पता चला सभी 0 0 कर दिए, तो एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन एम्प्टी हो। तो वी और एक्स का जो लेंथ है वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी मिनिमम 1 तो कंपलसरी है, ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट तीसरा स्टेप बोलता है, ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, वी एक्स, ये 5 टपल्स जो आपके 5 जो आप पीसेस बोल दो, जो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, यहाँ से, इसकी लेंथ से, ठीक है। इसको इसमें इसकी जो ये एस है इसको हम स्प्लिट कर रहे हैं इन 5 इसमें पीसेस के अंदर, और इन 5 पीसेस के ऊपर ये कुछ 3 कंडीशंस अप्लाई हो रही है। और लास्ट क्या बोलता है कि यू वी, ध्यान दो, सबसे पहला यू, देन वी की पावर एन, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स की पावर एन, फिर वाई एज इट इज दे दिया। इट बिलोंग्स टू एल, ये लैंग्वेज एल से जो हमने स्टार्टिंग के अंदर ली है उससे बिलोंग करना चाहिए। किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, यानी हर उस के लिए जहां पर इस एन की वैल्यू और इस एन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब कि रिपीट हो रहा है आपका वी और एक्स। वी और एक्स क्या हो रहा है, एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो सकता है फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, एंड द रिजल्टिंग स्ट्रिंग मस्ट स्टिल बी द लैंग्वेज। और बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है वो अब भी लैंग्वेज रहनी चाहिए। मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ, या फिर हम एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं ना, अगर लिख रखा है तो। हाँ, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिख रखा है। सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज दे रखी है और आपने अज्यूम कर लिया। सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई आपने अज्यूम, क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज दे रखी है तो आपने अज्यूम कर लेना है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है, और कॉन्टेक्स्ट फ्री है तो उसकी एक पंपिंग लेंथ एग्जिस्ट कर रही है, और पंपिंग लेंथ एग्जिस्ट कर रही है तो हमें क्या करना है, कोई भी ऐसी स्ट्रिंग लेनी है जो उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है, और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो हम स्ट्रिंग ले रहे हैं उसकी लेंथ होनी चाहिए इस पंपिंग लेंथ से बड़ी या फिर बराबर, ठीक है। और फिर ये जो भी आपने स्ट्रिंग ली है इसको हमने 5 पीसेस के अंदर डिवाइड करना है। वो 5 पीसेस ये हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और फिर इन 5 पीसेस के ऊपर इन तीनों कंडीशंस को चेक करना है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम बोल देंगे कि ये जो आपकी ये इसके ऊपर जो पंपिंग लेमा जा रहा है, और फिर हम उसको प्रूफ कर देंगे। अब यहाँ पर देखो अपने पास में जो है एक लैंग्वेज दे रखी है, एल इक्वल्स टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ सीज, कि अगर एक ए आएगा तो एक ही बी आना चाहिए और एक ही सी आना चाहिए। अगर 2 बी आते हैं तो 2 ही बी आने चाहिए, 2 ही सी आने चाहिए। अगर 3 बार ए आते हैं तो 3 बार बी आने चाहिए और 3 बार ही क्या आने चाहिए, सी आने चाहिए, ठीक है। तो ये तो आपको लैंग्वेज दे रखी है, तो सबसे पहले आपने जो है जो भी आपकी लैंग्वेज है उसे समझ लेनी है। फर्स्ट स्टेप ऑफ लैंग्वेज को देखने के बाद में क्या है कि आपको एज्यूम कर लेना है कि आपको जो लैंग्वेज दी है वो CFL है। आपको नहीं पता वो CFL है या नहीं है, आपने क्या कर लेना है, अज्यूम कर लेना है कि वो क्या है, CFL है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो पंपिंग लेमा भी प्रूव कर देगा कि ये नहीं है, और होगी तो ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कर लिया आपने, एज्यूम कर लिया कि आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या है, CFL है। तो सेकंड स्टेप आपको क्या बोलता है कि उसकी आपकी क्या हो रही होगी, पंपिंग लेंथ एग्जिस्ट कर रही होगी, और उस पंपिंग लेंथ से कम आपको क्या लेनी है कि स्ट्रिंग जनरेट करनी है। तो n की वैल्यू है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। आप एक स्ट्रिंग ले लेते हो a की पावर p, b की पावर p और c की पावर p, बड़ी ही है, क्योंकि हमें जो पंपिंग लेंथ लेनी है वो कैसी लेनी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो पंपिंग लेंथ है उससे जो स्ट्रिंग लेनी है ग्रेटर देन लेनी है ना, उसकी लेंथ होनी चाहिए। तो अपनी यहाँ पर इनकी लेंथ n तक है, मैक्सिमम हम p ले रहे हैं, n के बाद m n o और p, 2 हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हम कोई भी उससे बड़ी लेंथ ले सकते हैं या उसके बराबर ले सकते हैं। तो हमने क्या ले ली, a की पावर p, b की पावर p और c की पावर p, हमने क्या ले ली, एक स्ट्रिंग ले ली, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना, हमने यहाँ तक काम कर लिया, हमने लैंग्वेज को अज्यूम कर लिया और हमने उसकी लेंथ देख ली, और हमने वो स्ट्रिंग भी ले ली जिसकी लेंथ इस पी से जो पंपिंग लेंथ है उससे बड़ी। अब हमें क्या करना है, इसको इन 5 पीसेस के अंदर डिवाइड करना है। क्या करना है, इन 5 पीसेस के अंदर डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो सबसे पहले देखो हम ए और बी को ले लेंगे, फिर हम बी और सी को ले लेंगे। अब ध्यान से देखना, अगर हम ए बी और सी को साथ में ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, इनकी तो लेंथ लेस देन और इक्वल टू p होनी चाहिए, और इसकी जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो वो यहाँ पर जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। एंड एट लास्ट आपका बचा कि जब आप v को इंक्रीज करते हो और x को इंक्रीज करते हो तब भी वो आपके उस लैंग्वेज के ही पार्ट होने चाहिए। यानी v को इंक्रीज करते हैं और x को इंक्रीज करते हैं, और बाकी n नंबर टाइम n टाइम, और बाकी आपका ये u, v के बाद w, x के बाद y, ये एज इट इज रहने चाहिए, ठीक है। तभी वो लैंग्वेज जो है एक्सेप्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हम या तो a b को ले रहे हैं या b c को ले रहे हैं, तो हमने ले लिया यहाँ पर a और b को।
अब हम जो है v की पावर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। लेट से हमने v को 2 कर दिया और x को भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, n की पावर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लम्पिंग करना। इसको हम क्या करते हैं, पंपिंग करना, पंप कर रहे हैं कि हम जितनी पावर बढ़ाएंगे इसको बोलते हैं पंपिंग करना। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 2 a b की पावर 2 a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, जो c से क्या है, बड़ा है, सी से क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर अब क्या ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट होगी लैंग्वेज से, क्योंकि स्ट्रिंग क्या बोल रहा है कि जितने नंबर ऑफ एज आ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ बीज आने चाहिए और उतने ही नंबर ऑफ सीज आने चाहिए। अपनी लैंग्वेज यही तो बोल रही थी। लेकिन हमने यहाँ वी को और एक्स को जब पंप करा तो ए की वैल्यू तो 2 हो गई, ए कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। बी की वैल्यू भी पंप हो गई, बी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। बट अपना जो लास्ट में वाई सी रह गया, लास्ट में सी रह गया, ये तो पंप हुआ ही नहीं, ये तो एक ही बार रह गया। बट अपनी लैंग्वेज क्या बोल रही थी, ये बोल रही थी जितने नंबर ऑफ ए आएगा उतनी बार बी आएगा और उतनी ही बार सी आ रहा होगा। बट ये यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो हम बोल देंगे क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये जो है नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं, वो नंबर ऑफ सी से कितनी आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं। तो हम बोल देंगे अब ये स्ट्रिंग पंप करने के बाद उस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही है, क्योंकि लैंग्वेज से कब बिलोंग करते, लैंग्वेज से तब बिलोंग करते जब जितने ए है उतने ही बी आ रहे होते और उतने ही सी आ रहे होते। तो यहाँ ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, बट सी तो एक ही बार रह गया। तो हम बोल देंगे अब पंप करने के बाद स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही है, और लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रही है तो ये क्या नहीं है, सी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। क्या नहीं है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है। तो यही चीज आपको एग्जाम के अंदर प्रूव करके आनी रहेगी, आपको इससे से पंपिंग लेमा से। तो ये आपकी स्टेटमेंट्स रहती हैं, ये 3 रूल्स होते हैं, इन तीनों को कंडीशन अप्लाई करनी होती है और प्रूव करना रहता है। ये कुछ स्टेप्स है जो यहाँ पर थ्योरेटिकल उसमें लिख रखे हैं। तो अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको थ्योरी के साथ में इन स्टेप्स को समझाते हुए चलना है, ठीक है। और अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आपको डायरेक्ट इस तरह से आप 5 स्टेप के अंदर उसको 5 से 7 स्टेप के अंदर करके आ सकते हो। अदरवाइज थ्योरी थ्योरी लिखनी है और थ्योरी के साथ में स्टेप्स लिखने हैं। इसकी जो थ्योरी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी जो है व्हाट्सएप जो ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है वहां पर अपलोड कर दिया, तो आप उनको वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो यार, अगला जो टॉपिक आता है वो आता है आपके पास में क्लोजर एंड डिसीजन प्रॉपर्टीज ऑफ सीएफएल। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या बता रही है अपने को कि क्लोजर प्रॉपर्टी टेल्स अस वेदर अ लैंग्वेज रिमेन्स कॉन्टेक्स्ट फ्री आफ्टर अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, यानी उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में भी क्या वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ही रह रही है। ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी रहेगी सीएफएल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोज्ड ऑपरेशंस के लिए। क्लोज्ड ऑपरेशंस के लिए जो इसके अंदर कुछ यूनियन, कॉन्केटिनेशन, क्लीन क्लोजर, रिवर्सल, सब्स्टिट्यूट, होमोमॉर्फिज्म, ये कुछ ऑपरेशंस है जो क्लोज्ड ऑपरेशंस की कैटेगरी में आते हैं। यानी इन सब के अंडर में ये क्या रहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही होती है, ठीक है। तो CFLs आर क्लोज्ड अंडर दीज ऑपरेशंस इफ L1 एंड L2 आर CFLs, यानी अगर कोई लैंग्वेज L1 और अगर कोई लैंग्वेज L2 है वो CFL है, तो इनके ऊपर अगर हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर देते हैं, कौन से ऑपरेशंस, ये यूनियन, कॉन्केटिनेशन, क्लीन क्लोजर, रिवर्सल, सब्स्टिट्यूट, होमोमॉर्फिज्म, उसके बाद में भी ये क्लोजर रहती है। तो ये चीज आप याद रख लेना, प्रूव करना सीख जाओ कहीं से तो बेहतर है। बाकी इनको याद जरूर से कर लेना कि किन किन ऑपरेशंस के अंडर क्या रहती है, क्लोज रहती है। तो सबसे पहले देखो यूनियन के अंदर क्लोज रहती है कि अगर मेरे पास कोई लैंग्वेज L1 है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है और कोई लैंग्वेज L2 है वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री है, इनका मैं यूनियन करूंगी और मेरे पास कोई लैंग्वेज L3 बनेगी इनका यूनियन करने पर, तो वो भी आपकी कैसी रहेगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ही रहेगी। तो इसे बोलते हैं आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है यूनियन ऑपरेशन के ऊपर। ग्रामर का लॉजिक क्या लग रहा होगा कि भाई अगर कोई S1 और S2 जो है स्टार्टिंग सिंबल है और S1 और S2 का इस तरह से वो हम क्रिएट कर देते हैं, तो इनका फिर यूनियन यही तो होता है, इनको वापस दोनों को आपस में जोड़ देना, दोनों का यूनियन ले लेना, जो ए के अंदर भी है जो बी के अंदर भी है उन दोनों को ले लेना है ना, तो आपका यूनियन के अंदर फॉलो करता है। ऐसा ही कंकेटिनेशन के अंदर होता है, जब मल्टीप्लाई के अंदर लिख देते हैं दोनों को एक दूसरे के पास पास में लिख देते हैं, यानी L1 को जो है L2 के साथ में इस तरह से लिख देते हैं और ऑपरेशन ये परफॉर्म करने के बाद में जो अपनी L3 बनती है, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन से बन रही है वो आपकी कंकेटिनेशन हो गया, वो भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। यानी ये CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, ये भी CFL है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो कंकेटिनेशन अप्लाई करने के बाद में जो अपनी नेक्स्ट जनरेट होगा आउटपुट वो भी क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही रहेगा। ये इसके ग्रामर का लॉजिक है। क्लीन क्लोजर की अगर बात करें तो क्लीन क्लोजर कौन सी वो होती है जिसके अंदर लैंग्वेजेस के अंदर जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनके साथ में एप्सिलम को भी जब इंक्लूड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं आपका क्लीन क्लोजर, है ना। तो अगर L स्टार जो है किसी भी लैंग्वेज का जो क्लोजर, अगर हम उसके ऊपर क्लीन स्टार प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, यानी एप्सिलम और जितने भी उससे लैंग्वेजेस जनरेट हो रही है उन सबको इंक्लूड कर देते हैं, तो वो भी आपकी CFL रहती है। और इसका कुछ इस तरह से आप जो है क्या बोलते हैं, लैंग्वेज का लॉजिक, ग्रामर का लॉजिक लिख कर आ सकते हो। रिवर्सल की अगर बात करें तो कोई लैंग्वेज L है और उसका अगर हम रिवर्स कर देते हैं यानी उसको उल्टा कर देते हैं तो भी वो क्या रहती है, CFL रहती है। इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन और होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस के अंदर भी ये क्लोज्ड रहती है। तो ये कुछ 5 ऑपरेशंस है जिनके अंदर क्या रहती है, आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस है वो क्लोज्ड रहती है। अब वो ऑपरेशंस जिनके अंदर क्लोज्ड नहीं रहती है
तो देखो एक आपका इंटरसेक्शन होता है, एक आपका कॉम्प्लीमेंट होता है। इन दो ऑपरेशंस के अंडर में आपकी जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो क्लोज्ड नहीं रहती है। इट मीन्स कि अगर मैंने आपको एक लैंग्वेज दी L1 और एक लैंग्वेज दी L2, L1 आपकी कैसी थी, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी, ठीक है, और L2 भी आपकी कैसी थी, ये भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज थी। लेकिन जब आपने L1 और L2 का क्या करा, इंटरसेक्शन करा, ये सिंपल आपका इंटरसेक्शन का ही होता है। तो इंटरसेक्शन करा तो जब हमें रिजल्टेंट कोई लैंग्वेज इसकी आउटपुट L3 मिल रही होगी, ये CFL नहीं होगी। ये क्या नहीं होगी, CFL नहीं होगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होगी। इसका आप थोड़ा प्रूव करना सीख कर जा सकते हो कि आप एक एग्जांपल ले लोगे कि ये जो है मेरी L1 लैंग्वेज है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कोई एक लैंग्वेज L2 है वो भी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। अब इनका जब आप कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पर A की पावर N और A की पावर M है, तो यहाँ से आपका A की पावर M आ जाएगा। यहाँ की B की पावर N और B की पावर N है, तो यहाँ से B की पावर N आ जाएगा। और यहाँ का C की पावर N और C की पावर M है, तो यहाँ का C की पावर M आ जाएगा। तो अब इसके अंदर देखो ये आपका इक्वल नंबर ऑफ M और इक्वल नंबर ऑफ B, अगर आप हर A के लिए हर B के लिए हर A को पुश करोगे तो भी N नंबर M तक तो पुश होता रहेगा, N के लिए नहीं रहेगा, तो वहां पर वो कॉन्टेक्स्ट फ्री रह जाएगी, कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप इसको जो है थोड़ा प्रूव करके भी आ सकते हो एग्जाम के अंदर। और अगर कोई कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है और उसको प्रूव करना है तो आप पंपिंग लेमा का यूज कर सकते हो। सबसे इजीएस्ट मेथड, 4 से 5 स्टेप के अंदर आपका सोल्यूशन आ जाता है। अगला आता है कॉम्प्लीमेंटेशन। जब आप कॉम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो लैंग्वेजेस के ऊपर जो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस होती है, और फिर जो उसका आपका ऑपरेशन करने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो भी आपका CFL नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना कि जो इंटरसेक्शन होता है CFL का और रेगुलर लैंग्वेजेस का, किन किन का, CFL का और रेगुलर लैंग्वेजेस का, वो हमेशा क्या होता है, CFL ही होता है, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज ही होता है। तो इंटरसेक्शन जब CFL और रेगुलर की बात आ रही है तब वो CFL है, बट जब दोनों ही CFL का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तब वो CFL नहीं आएगा, तब वो CFL नहीं आएगा। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर दोनों ही कैसी थी, ऑलरेडी CFL थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस ही थी, बट यहाँ पर अगर L1 CFL है और L2 रेगुलर है तो यहाँ पर इनका आउटपुट में क्या आ रहा है, CFL आ रहा है इंटरसेक्शन पर। तो ये चीज ध्यान रखना। अगली आती है आपकी डिसीजन प्रॉपर्टी। डिसीजन प्रॉपर्टी क्या करती है, ये हमें पूछती है कि कैन वी राइट एन एल्गोरिदम या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम टू आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट CFL, की ये जो है ये पूछ कि कुछ क्वेश्चंस है CFL के बारे के अंदर, क्या इनको जो है करने के लिए एल्गोरिदम लिखा जा सकता है। पहली चीज, इज लैंग्वेज एम्प्टी, क्या लैंग्वेज खाली है यानी एप्सिलम है। इज स्ट्रिंग इन लैंग्वेज, क्या जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज के अंदर है। और R2 लैंग्वेज इक्वल्स, क्या दो लैंग्वेज इक्वल्स है। क्या इन चीजों को प्रूव करने के लिए L1 इक्वल्स टू L2, या फिर जो L1 जो आपकी स्ट्रिंग जो है L1 है वो कोई स्ट्रिंग लैंग्वेज है, या फिर इसके अंदर कुछ ही नहीं है, वो एप्सिलम है। तो क्या इनके लिए कोई एल्गोरिदम कुछ प्रूव करने के लिए कुछ लिखा जा सकता है, प्रोग्राम या फिर एल्गोरिदम। ये होती है डिसीजन प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डिसाइडेबल है। एक आपकी एम्प्टीनेस की आती है, फिर आपकी फाइनाइटनेस की आती है, मेंबरशिप की आती है, अनडिसाइडेबल की आती है। ये जो प्रॉपर्टीज है इनको आई थिंक मैंने 6th यूनिट के अंदर आपको कवर करवाया है, वहां पर है ये, जिनको डिटेल में एग्जांपल के साथ में हमने देखा है। तो आपकी जो डिसाइडेबल के अंदर एम्प्टीनेस आती है, क्या बोलती है, ये आपको एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम ये चेक करने के काम में आती है कि क्या आपकी जो लैंग्वेज है वो एम्प्टी है। तो एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम के द्वारा चेक किया जाता है कि जो आपकी लैंग्वेज है वो एम्प्टी है या नहीं है। इसका मेथड क्या रहता है, हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो आपका स्टार्टिंग सिंबल होता है वहां से, और हम जनरेट करते हैं कोई स्ट्रिंग, ठीक है। और कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, टर्मिनल्स के यूज कर रहे होंगे जनरेटिंग सिंबल एल्गोरिदम जो है उससे। और अगर अपने पास में कोई स्ट्रिंग नहीं जनरेट हो रही है तो हम बोल देंगे वो लैंग्वेज क्या है, खाली है, एम्प्टी है। फाइनाइटनेस के अंदर क्या होता है, हमें चेक करना रहता है कि क्या लैंग्वेज आपकी फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, यानी उसके अंदर जो सेट ऑफ आपका स्ट्रिंग के अंदर जो सेट ऑफ इनपुट्स आ रहे होंगे वो फाइनाइट नंबर ऑफ होंगे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कर रहे होते हैं चेक फॉर साइकिल्स इन द डिपेंडेंसी ग्राफ ऑफ अ ग्रामर। नॉन टर्मिनल्स के लिए हम डिपेंडेंसी ग्राफ के अंदर साइकिल्स चेक कर रहे होते हैं। ऐसे ही आपका नेक्स्ट आता है मेंबरशिप एल्गोरिदम, जो डिसाइडेबल होता है। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो आपकी स्ट्रिंग W है वो उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है नहीं कर रही है, उस लैंग्वेज की वो मेंबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम जो है CY के एल्गोरिदम जो है यूज में लेते हैं। इसको भी मैंने ऑलरेडी आपको कवर करवा दिया है। नेक्स्ट आपकी आती है अनडिसाइडेबल। अनडिसाइडेबल के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती है, फिर कुछ ऐसी चीजें होती है, कुछ ऐसी आपकी ग्रामर्स दी हुई होंगी, कुछ स्ट्रिंग्स होगी जिनके ऊपर कोई एल्गोरिदम ऐसा नहीं बना है कि जो डिसाइड कर सके कि भाई वो ऐसा है या नहीं है। तो देखो अनलाइक रेगुलर लैंग्वेजेस मेनी क्वेश्चंस अबाउट CFLs आर इम्पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर टू सॉल्व डेफिनेटली। यानी रेगुलर लैंग्वेजेस में तो सारी चीजें वो कर पा रहा है सॉल्व, बट CFLs के अंदर यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको कंप्यूटर क्या नहीं कर पाता, डेफिनेटली नहीं बता पाता कि ऐसा है या नहीं है।
हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाता है, तो उसे हम बोलते हैं अनडिसाइडेबिलिटी की कंडीशन। तो उसके लिए कुछ चीजें होती है, जैसे एक आपका इसके अंदर एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई जो ये आपकी गिवन सीएफजी है वो एम्बिग्यूअस है या नहीं है, तो ये आपका अनडिसाइडेबल होता है। इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट आता है कि क्या ये जो आपका L1 है, जो लैंग्वेज 1 है, वो L2 के बराबर है या नहीं है, ये आपका अनडिसाइडेबल का कॉन्सेप्ट आता है। टोटलिटी की आती है कि जब आपको क्लीन स्टार निकालना होता है तो वहां पर भी वो अनडिसाइडेबल है। इंटरसेक्शन एम्प्टीनेस की बात करते हैं तो वो भी आपका अनडिसाइडेबल है। तो ये कुछ चीजें होती है जो आपकी अनडिसाइडेबल की कैटेगरी में आते हैं, यानी जिनके लिए कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करता है। और डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, डिसाइडेबल, आपकी फाइनाइटनेस, मेंबरशिप, अनडिसाइडेबल, सॉरी मेंबरशिप तक, ये तीन आपकी जो है मेनली किसके अंदर आती है, डिसाइडेबल की कैटेगरी के अंदर आती है। तो ये आपका डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल प्रॉपर्टीज होगी। अब देखो डिसाइडेबल डिसाइडिंग जो प्रॉपर्टीज होती है सीएफएल के अंदर, इनको डिफाइन कैसे कर रहे होंगे कि दीज आर डिसीजन प्रॉब्लम्स वेयर वी कैन डेफिनेटली से यस नो यूजिंग सिस्टम प्रोसेस, सिस्टमेटिक प्रोसेस। हम सिस्टमेटिक प्रोसेस को यूज करके हम यस और नो इसमें बोल सकते हैं, वो आपकी डिसाइडिंग प्रॉपर्टीज होगी। जबकि अनडिसाइडेबल के अंदर हम देख रहे हैं कि जब हमारा चीजें क्या अनएम्बिगुअस है, जब हमें चीज पता नहीं चल रही, यस और नो में जब कंप्यूटर जवाब नहीं दे पा रहा है, तो आपका जो डिसाइडेबल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले मेंबरशिप प्रॉपर्टी आ जाती है। इसको थोड़ा डिटेल के अंदर बता देती हूँ। मेंबरशिप प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि क्या जो अपने पास में गिवन ए है और जो सीएफजी ग्रामर है, वो उसके अंदर जो स्ट्रिंग डब्ल्यू है, क्या वो स्ट्रिंग डब्ल्यू उस ग्रामर से जनरेटेड लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है, नहीं कर रही है, यानी वो स्ट्रिंग उस ग्रामर का जो है हिस्सा है या नहीं है। तो इसके लिए सीवाई के एल्गोरिदम को यूज में किया जाता है। सीवाई के एल्गोरिदम कैसे काम करता है, बाय कन्वर्टिंग द ग्रामर इनटू सीएनएफ। सबसे पहले जो भी ग्रामर है उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा, वो सीएनएफ के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा। एंड वी यूज अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग टेबल, check if the start symbol s can derive the string w exactly in 2n minus 1 steps, जहां पर n क्या होगी, स्ट्रिंग की लेंथ होगी। इन जनरल क्या रहता है, इसके अंदर हम जो है कुछ एक टेबल जनरेट बना रहे होते हैं कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह टेबल बनती है और हम जो है एंड के अंदर इसमें चेक करते हैं स्टार्टिंग से कि आपको मान लो कोई आपने डब्ल्यू स्ट्रिंग ली है जिसकी लेंथ कितनी है, डब्ल्यू स्ट्रिंग की फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है। तो हमें कितना क्या चेक करना रहता है कि जो हम इस टेबल से चेक करते हैं कि जो अब ये है आपका सीएनएफ के द्वारा कि आपका 2n-1 स्टेप के अंदर क्या ये डिराइव कर पा रहे हैं या हम स्टार्टिंग स्टेट से। तो अगर इसके जो अगर वर्ड की लेंथ 4 है, स्ट्रिंग की लेंथ 4 है, तो 2n-1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2n की जगह आ जाएगा 4 और -1, 2 4 जा 8 -1, यानी टोटल 7 स्टेप्स के अंदर अगर हम स्टार्टिंग स्टेट से जो भी हमको गिवन ग्रामर है और जो लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज की जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को अगर जनरेट कर पा रहे हैं, यहाँ पर उसका वो मिल जाएगा। तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई ये जो है इससे इसका है, डिसाइडेबल है। और नहीं अगर कर पा रहे तो हम बोल देंगे नहीं ये इसका मेंबर नहीं है, ये जो स्ट्रिंग है इसकी मेंबर नहीं है। तो ये आपका होता है मेंबरशिप प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम। अब ये चेक कर रहा होता है कि भाई आपका जो लैंग्वेज है उस ग्रामर से जो जनरेटेड वो फाइ है क्या, क्या उसके अंदर कोई स्ट्रिंग है या नहीं है। तो इसके लिए हम फाइंडिंग जनरेटिंग सिंबल जो एल्गोरिदम है उसको यूज में ले रहे होते हैं। इसकी वर्किंग कुछ यहाँ पर लिख रखी है, आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो कि आइडेंटिफाई ऑल टर्मिनल सिंबल्स, जितने भी टर्मिनल सिंबल्स होते हैं उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इफ अ वेरिएबल हैज प्रोडक्ट, अगर किसी वेरिएबल का प्रोडक्ट होता है ए गोज टू अल्फा, वेयर एवरी सिंबल इन अल्फा इज ऑलरेडी मार्क्ड एज जनरेटिंग, देन मार्क ए इज जनरेटिंग। और अगर इसके अंदर जितने भी सिंबल्स है अगर वो जनरेटिंग मार्क कर रखे हैं कि वो सारे इससे जनरेट हो रखे हैं, तो हम जो टोटल मेन खुद का जो सिंबल है जहाँ की तरफ से प्रोडक्शन जा रहा है, जहाँ की तरफ से जो है एरो जा रहा है, उसको भी हम क्या बोल देंगे कि ये भी जो है मार्क हो रखा है। और यही प्रोसेस रिपीट करना है जब तक कि कोई भी वेरिएबल ऐसा ना बचे जिसको मार्क ना कर रखा हो। और जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है, एंड इफ द स्टार्ट सिंबल एस इज मार्क्ड एज जनरेटिंग, और जब स्टार्ट सिंबल एस को हम बोल देते हैं कि ये जनरेटिंग है, इट मीन्स कि वो लैंग्वेज एम्प्टी नहीं है, यानी सारी की सारी चीजें उसी लैंग्वेज एस से जनरेट हुई है। कोई अगर मान लो एस इज इक्वल्स टू ए बी दिया हुआ है और ए इक्वल्स टू कोई अल्फा दिया हुआ है और अल्फा इक्वल्स टू कोई ए बी दिया हुआ है, तो ये ए बी किससे जनरेट हुआ है, अल्फा से, यानी ये जनरेटिंग है। अब यहाँ हम चेक करेंगे इसके अंदर जितने भी सिंबल्स थे वो जनरेटिंग थे, तो ये भी जनरेटिंग हो जाएगी। हम अब ये किससे जनरेट हो रहा है, ए से, तो इसको चेक कर रहे होंगे, ये भी जनरेटिंग है। यहाँ पर ए जाएंगे तो ए किसकी तरफ से आ रहा है, एस से, तो ये भी जनरेटिंग है। अब क्योंकि एस जनरेटिंग, इट मीन्स कि इसके अंदर कोई ना कोई क्या है, वेरिएबल से, कोई ना कोई टर्मिनल से कुछ ना कुछ वैल्यूज है जो कहाँ से जनरेट हुई है, इस स्टार्टिंग सिंबल एस से जनरेट हुई है। तो ऑब्वियसली ये क्या है, फाइ नहीं है, लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो ये होती है आपकी एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम, जो चेक कर रही होती है कि भाई उसके अंदर कुछ स्ट्रिंग है, कुछ लैंग्वेज के उस कुछ वेरिएबल्स टर्मिनल्स है या नहीं है। अगली आती है फाइनाइटनेस की प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा ही कुछ एल्गोरिदम रहता है जिसके अंदर हमें चेक करना रहता है कि वो लैंग्वेज फाइनाइट है या फिर नहीं है। इसके लिए हम एक तो डिपेंडेंसी ग्राफ को यूज में लेते हैं, एक हम पंपिंग लेमा के लॉजिक को यूज में कर रहे होते हैं। बाकी आप यहाँ से इसकी वर्किंग रीड आउट कर सकते हैं। और अनडिसाइडेबल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई दी, यहाँ पर उसको थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर लिख रखा है। तो बस इसी के साथ में आपका जो ये 4th यूनिट है ये फिनिश होता है।
आई होप कि आपको चीजें अच्छे से इसके अंदर समझ आई है। आपको जो यूनिट 4 है नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा ये ढंग से समझ में आया है। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपलोड कर दी है, तो आप वहां से जाकर उसको डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि चीजें आपको समझ में आ रही है एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।